अ वेरी वार्म गुड इवनिंग, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत फिर से एक और बार हमारी इंग्लिश क्लास में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी परिश्रम के बच्चों का। आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया हो और आपकी तैयारी अच्छी चल रही हो। नदर इंडिया में इस वक्त दिल्ली में मैं हूँ और यहाँ पर बारिश हो रही है धमाधम बहुत अच्छी से। आई होप आप लोग भी इस बारिश का आनंद ले पा रहे हो जहाँ पर भी आप हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। कैसे हैं आप लोग, एक बार ये बता दो। और अगर मेरी आवाज़ क्लियर है, आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार थम्स अप दे दीजिए चैट बॉक्स में। ऐसे थम्स अप दे दो या आई कैन हैव सम हार्ट्स, व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू। फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास जो होने वाली है वो एक ऐसा थीम है जो कि काफी रिलेटेबल है आप सब लोगों से। आप सब लोगों ने चारों तरफ अपने इस थीम से रिलेटेड या इस थीम के आसपास जो सेंट्रलाइज्ड आइडिया है उसको होते हुए देखा होगा। ठीक है, तो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आई कैन सी आप में से काफी सारे लोग यहाँ पर हैं। वॉइस इशू है, कोई ऐसा बोल रहा है? अगर वॉइस क्लियर नहीं है तो एक बार बता दो, क्लियर है तो थम्स अप दे दो प्लीज। आप लोग बोल रहे हैं, थम्स अप दे दिया आप लोगों ने मुझे। पायल, शमा, ममता, जूही, ज्योति, नेहा, साधना, वैष्णवी, माही, आराध्या, कुमकुम, महक, विक्की, युवराज, रुखसार, इति, इशिता, आनंद, कन्हैया, अमन, पलक, कुमुद, जूही, रिया, नीरज, रुखसार, अनुभव, अनुप्रीत, शीतल, माही, ओम। वाह, आई कैन सी बहुत सारे बच्चे यहाँ पर हैं। वेरी वार्म गुड इवनिंग। इंडिगो आई वाज सपोज्ड टू स्टार्ट इन टुडेस क्लास। आज की क्लास में आइडियली हम लोग को इंडिगो करना था, बट क्योंकि आज की क्लास के बाद नेक्स्ट वीक आपका एक ब्रेक हो जाएगा, इस वजह से मैंने आज ही एक टॉपिक ले लिया जो हम सिंगल क्लास में कंप्लीट कर पाएंगे। इंडिगो हम लोग नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। ठीक है, जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास शेड्यूल्ड होगी आफ्टर द मिड टर्म ब्रेक, क्योंकि नेक्स्ट वीक आपका मिड टर्म ब्रेक है जिसमें आपकी मैराथन्स वगैरह होंगी, आपका एग्जाम है, इस वजह से आपको ब्रेक दिया जा रहा है। तो इस वजह से मैंने टॉपिक आज लिया है। हम लोग इंडिगो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर लेंगे जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास शेड्यूल्ड होगी। ठीक है, स्टार्ट करें अपना टॉपिक। थैंक यू सो मच। समवन सेज यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट टू डियर। यस, हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड हैप्पी स्टूडेंट्स डे एज वेल। मुझे लगता है टीचर्स डे एक्चुअली हैप्पी स्टूडेंट्स डे होता है। तो यस, अ टीचर इज एज गुड एज देयर स्टूडेंट्स। तो मैं खुश हूं। थैंक यू फॉर द विशेस। आप लोग के लिए भी बहुत सारी बेस्ट विशेस। रिकॉर्डेड क्लास इन हॉलीडे प्लीज आपको चाहिए ऐसा? आई एम नॉट श्योर रिकॉर्डेड क्लास के लिए सब लोग अग्री करेंगे कि नहीं करेंगे। मैं आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लास जरूर प्रोवाइड कर सकता हूँ, नॉट अ प्रॉब्लम विद मी, अनलेस सब लोग बोलते कि सर हमको रिकॉर्डेड सेशन दे दीजिए। ठीक है, हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। इट फील्स सो गुड, मतलब दिस इज अ जेन्युइनली नाइस फीलिंग, क्योंकि मैं जब अपने स्कूल डेज में था तो हम लोग भी बहुत प्यार से अपने टीचर्स को टीचर्स डे विश करते थे, और पता नहीं क्या एक अलग सा ऑरा हम लोग महसूस करते थे ऑन दिस टीचर्स डे। हम लोग उनके पास जाते थे, वी टोल्ड देम व्हाट इट मीन्स टू बी अ पार्ट ऑफ द क्लैन। जो टीचर्स का क्लैन है पूरा, एक तरह से जो टीचर्स का पूरा ग्रुप है, उस ग्रुप से हम पढ़ते थे, और व्हाट इट मीन्स टू अस वो बहुत बड़ी बात थी। तो हम लोग उनको ये पास ऑन करते थे इन द मोस्ट सिंसियरेस्ट वर्ड्स, और बहुत अच्छा लगता था मतलब ये करके। एंड टू सी द हैप्पीनेस इन देयर आईज, वो कितने खुश होते थे जब हम लोग उनको विश करते थे। टू सी देयर एफर्ट्स बीइंग एक्नॉलेज्ड एंड अप्रिशिएटेड, ये भी बहुत अच्छा लगता था उनको। तो बड़ा अच्छा फील होता था एज अ स्टूडेंट हम लोगों को। नाउ व्हेन आई हैव स्वेप्ट प्लेसेस, अब मैं जब उस जगह पर आया हूं, आई डू नॉट थिंक आई एम अ टीचर। मैं अपने आप को अभी तक टीचर नहीं मानता हूँ, आप लोग का एक मेंटर की तरह, बड़े भाई की तरह मैं अपने आप को जरूर मानता हूँ। बट देन अगैन थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इट मीन्स अ लॉट टू मी। दिस इज माई रिवॉर्ड, ये नाम है हमारा। थैंक यू सो मच। अब स्टार्ट करते हैं चलिए अपनी क्लास, विच इज द टॉपिक इज एंड जेनिफर्स टाइगर्स। ये टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। आप लोग को इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा अभी, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, कल ही जो की थी हमारी आर्टिकल राइटिंग किया था, एक राइटिंग स्किल्स पे क्लास थी वो। उसमें हम लोगों ने एक आर्टिकल लिया था, उसको अच्छे से ब्रेक डाउन किया था, आपने फॉर्मेट समझा था, बाकी अप्रोचेस भी देखी थी कि कैसे अप्रोच करना है एक आर्टिकल को, या तो कॉज इफेक्ट के थ्रू या एडवांटेज डिसएडवांटेज के थ्रू, वट एवर वर्क्स, उस अप्रोच के थ्रू आप आर्टिकल को लेंगे। अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा इस टॉपिक को, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा टॉपिक हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाह, सो स्वीट ऑफ यू। शुभ दीक्षक शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। अरे वाह, क्या बात है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अरे वाह यार, तुम लोग, यू फिल माय हार्ट विद अ लॉट ऑफ जॉय। थैंक यू। आज का टॉपिक है जेनिफर्स टाइगर्स। इसकी एक्सरसाइज एनसीईआरटी और क्वेश्चंस, जो क्विज क्वेश्चंस हैं वो भी मैं बहुत सारे करने वाला हूं। पोल क्वेश्चंस हम लोग काफी सारे करने वाले हैं आज। स्टार्ट करते हैं विद द वार्म अप गेम। एक वार्म अप गेम के साथ स्टार्ट करेंगे। आज की जो वार्म अप गेम है उसमें 3 क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे। इन तीनों क्वेश्चंस का गोल ये होगा कि आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव कर पाए। अगर आप लोग को वर्ड का जो मैं पूछने वाला हूं वर्ड से रिलेटेड है, मीनिंग से रिलेटेड है बेसिकली, अगर आपको उनका वर्ड मीनिंग आता हो बहुत अच्छा है, अगर नहीं आता हो तो सीख लेना आज। डू नॉट टेक इट एज अ टेस्ट, टेस्ट नहीं है ये। ठीक है, शुरू करते हैं फिर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलो, बिगिनिंग नाउ। हियर इज द गेम।
एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1। आप लोग अपनी बुक और पेंसिल जरूर लेके बैठिएगा, पेन नोटबुक में जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो नोट कर लीजिएगा। चारों चीजें साथ में जरूर लेके बैठिएगा, हर एक क्लास में बाय डिफॉल्ट ये होना चाहिए आपकी। बिगिनिंग नाउ, हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1। चूज द अप्रोप्रिएट सिनोनिम। आपको एक अप्रोप्रिएट सिनोनिम पिक करना है इन वर्ड्स का जो यहां पर आपको दिए गए हैं। जो वर्ड दिया गया है उसका सिनोनिम पिक करिए आप लोग। कौन सा वर्ड है भाई? तो वर्ड है एक्सूड। ये जो वर्ड है इसका सिनोनिम आप लोगों को पिक करना है। बताइए इन चारों में से कौन सा सिनोनिम होगा इस वर्ड का। एक्सूड का क्या मतलब होता है ये आप लोगों को बताना है, इसका सिनोनिम आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, एक्सूड इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। बताइए फटाफट से। बताइए बताइए फटाफट से बताइए। बताइए 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 बताइए, कमान 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 कमान, शुडंट बी अ डिफिकल्ट टास्क। ही एक्सूड्स चार्म, ऐसा बोला जाता है ना, ऐसे सुना होगा आप लोगों ने। ही एक्सूड्स चार्म। ओके, एक्सूड का मतलब क्या है? तो इफ यू एक्सूड समथिंग, इसका मतलब आपके पास वो चीज अबंडेंस में है। ही एक्सूड्स चार्म, ऐसा बोला मैंने, मतलब वो बहुत चार्मिंग लगता है, इसका मतलब कुछ कुछ ऐसा है। तो एक्सूड का मतलब क्या होता है? अगर आप कोई चीज एक्सूड करते हैं इसका मतलब आपके पास में बहुत सारी है, आप इन अ वे डिस्चार्ज करते हैं उसको। देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्चार्ज, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। 23% ऑफ यू गेव इट। ओ हो, गिव नहीं होगा बच्चे। एक्सूड चार्म अगर कोई करता है इसका मतलब डज नॉट मीन कि वो चार्म देता है, इट जस्ट मीन्स दैट उसको देख के इट फील्स दैट ही इज वेरी चार्मिंग, ऐसा कुछ है ना। नेक्स्ट, पंक्टिलियस। ये भी थोड़ा ट्रिकी सा वर्ड है, आप लोगों ने नॉट श्योर सुना होगा कि नहीं सुना होगा, बट कोशिश करिए आइडेंटिफाई करने की इसका मीनिंग। हियर इज द पोल, ये रहा आप लोगों का पोल। बताइए पंक्टिलियस। ठीक है, पंक्टिलियस का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल देता हूं चलो एक। पंक्टिलियस मतलब, या एग्जाम्पल सेंटेंस सुनिए। ही वॉज पंक्टिलियस इन गिविंग ऑल द एमिनिटीज टू हिज गेस्ट्स। सपोज करिए कहीं किसी गेस्ट ने विजिट करा और वहां पर एक बंदे ने उनको एमिनिटीज प्रोवाइड करी, सर्व करा उनको, तो ही वॉज पंक्टिलियस इन प्रोवाइडिंग एमिनिटीज टू हिज गेस्ट्स। पंक्टिलियस मतलब क्या होता है? केयरलेस, स्ट्रिक्टली, फ्रेंडली, स्क्रूपुलस। दो वर्ड आप सीखेंगे यहां पर, है ना, दो वर्ड्स। स्क्रूपुलस भी एक थोड़ा सा ट्रिकी सा वर्ड मुझे लगता है आप लोगों को। ठीक है, करेक्ट आंसर है बच्चा पार्टी स्क्रूपुलस। स्क्रूपुलस और पंक्टिलियस दोनों का मतलब होता है शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल। ग्रेट अटेंशन टू डिटेल। मेटिकुलस भी आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, वो भी इसी का सिनोनिम है। ऐसा इंसान जो कि बहुत ही डिटेल में सोचे और केयर प्रोवाइड करे, ऐसे उसको आप बेसिकली पंक्टिलियस बोलते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा फिर से ऑप्शन डी। हो 22.5%। नॉनदलेस आई वाज एक्सपेक्टिंग कि हो सकता है कम हो इसमें रिस्पॉन्सेज आप लोगों के। नेक्स्ट है इनोक्यूअस। एक वर्ड है इनोक्यूअस, इसका मीनिंग बताइए जल्दी से। अप्रोप्रिएट सिनोनिम पूछा है, सिनोनिम यानी कि मीनिंग ही पूछ लिया आप लोगों से। बताइए। I made an innocuous remark, but my friend got really angry. I made an innocuous remark, but my friend got really angry. Innocuous का क्या मतलब होता है? दो, कोई बात नहीं, इट्स ओके इट्स ओके। डिफिकल्ट से वर्ड्स हैं, थोड़े से ट्रिकी वर्ड है ना, ऐसा ना सोचो कि नहीं हो पाया तो बहुत बड़ी गलती होगी। इट्स ओके, अब सीख लो इनका मीनिंग। बट ये अच्छे वर्ड्स हैं, इनको आप एज वोकैबुलरी यूज कर सकते हैं। कीप नोटिंग देम डाउन इन नोटबुक्स, नोट डाउन करते रहिएगा इनको। ओके, करेक्ट आंसर क्या है? विरुलेंट, हार्मफुल, इनऑफेंसिव, वैक्सीनेशन। ओके, करेक्ट आंसर है बच्चा। अच्छा, इनॉक्यूअस का मतलब होता है जो हार्मलेस हो। ठीक है, इनॉक्यूअस का क्या मतलब होता है? जो हार्मलेस हो, जो हार्म ना कॉज करे किसी को। तो हार्मफुल तो नहीं हो सकता है बिल्कुल, वैक्सीनेशन डेफिनेटली नहीं हो सकता है, इनऑफेंसिव करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा पार्टी।
इनऑफेंसिव, राइट? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनऑफेंसिव, ठीक है। 63% ऑफ यू गॉट राइट, विच इज ग्रेट, रियली बहुत बढ़िया। तो देखते हैं क्या स्टैंडिंग्स हैं आप लोगों की टॉप 10 की। दीपांशु चौधरी, दिव्य ज्योति सरकार, आकर्ष सहरावत, वाह, कृष्ण रजाक, ओके, जहन खान, दीपू सिंह, कौस्तुभ अग्निहोत्री, आदित्य यादव, आलिया एंड दिव्यांशी, वेल डन टॉप 10 को, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शाबाशी आप लोगों को। अब स्टार्ट करते हैं, चलिए अपना आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों ने तीनों क्वेश्चंस जो तीनों मैंने दिए आप लोगों के बोर्ड में आते हैं क्या? इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में नहीं आते, बट बोर्ड में सिनोनिम एंटोनिम जरूर आते हैं। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये स्पेसिफिक वर्ड जरूरी नहीं है, आए ना आए, हो सकता है जो हो सकता है ना आए, देयर इज ऑलवेज अ चांस। तो हम लोग इन गेम्स के थ्रू क्या कर रहे हैं, अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको फायदा देंगे। या तो ये वर्ड्स आप राइटिंग स्किल्स में यूज कर लीजिए, आंसर लिखते हुए यूज करिए, अच्छा वोकैबुलरी यूज करेंगे, अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, वन। दूसरा, या इन वर्ड्स को आप लोग हो सकता है सीधा फेस ही कर लें एग्जाम में, कहीं ना कहीं हो सकता है वर्ड आप देख ले कहीं, है ना? सो इट वुड बी दैट केस यूजफुल है, मतलब नए वर्ड सीखना, कहीं से भी सीखें आप चाहे, ओके। ऑल राइट, चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आर यू रेडी? आप लोग रेडी हैं क्या? हम स्टार्ट करें? फटाफट से बताइए मुझे, जल्दी से बताइए फटाफट से, बताओ बताओ बताओ, फटाफट से फटाफट से फटाफट से, कमान 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 कमान। सिनोनिम कॉम्प्रिहेंशन में आते हैं, डेफिनेटली आते हैं, रीडिंग स्किल्स में, रीडिंग स्किल्स में वो सीधे ही आ जाते हैं, बट जरूरी नहीं ना ये वर्ड्स आए स्पेसिफिकली, इसलिए मैंने बोला कि ऐसा नहीं है कि यही आ जाए, बट देयर इज ऑलवेज अ चांस कि आ जाए, कहीं ना कहीं आप इन वर्ड्स को फेस कर ले। नहीं आए तो आप इनको यूज करना शुरू कर दो, एटलीस्ट आपका इंपैक्टफुल लगेगा बोलना भी इंग्लिश को, लिखना भी, अगर आप कहीं इनको यूज करेंगे तो, है ना? आसान वर्ड्स नहीं है। यस, ओके, रेडी हैं आप लोग? बिगिनिंग नाउ देन, मैं स्टार्ट कर रहा हूं फिर आज का टॉपिक, विच इज आंट जेनिफर्स टाइगर्स। आंट जेनिफर्स टाइगर जो है ना, वो लिखी है एड्रियन रिच ने, और 1951 में पोम लिखी गई है। ये इंपॉर्टेंट है बताना आप लोगों को, इसलिए कि आप लोग को थोड़ा सा और क्लियर हो जाए कि क्या बैकग्राउंड है इस पोम का। 1951 लगभग, अब से मतलब सोचो ना 70-80 साल पहले एक पोम लिखी गई थी, और उसका क्या बैकग्राउंड है ये आप लोगों को बताता हूं। एड्रियन रिच जो है ना, पहले उनके बारे में इन शॉर्ट आपको बता दूं। एड्रियन रिच एक बहुत ही मशहूर पोएट है, और इनको जाना जाता है अपने एफर्ट्स के लिए टू एडवोकेट फॉर वुमेन राइट्स। वुमेन राइट्स के लिए एडवोकेट करती हैं, वुमेन के लिए हमेशा फोरफ्रंट पे रही है। इनफैक्ट इन्होंने जो लिखा है, बहुत सारी पोम्स लिखी है इन्होंने, उनको भी एक्नॉलेज किया गया है कि वो वुमेन के लिए एडवोकेट करती है, इक्वल राइट्स को। एक तरह से फेमिनिस्ट इनको बोला जाता है, शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट मतलब समवन हु बेसिकली एडवोकेट्स फॉर वुमेन राइट्स, एक ही बात है, ठीक है। तो इन्होंने अपनी इस पोम के थ्रू अगेन, वो जो इनका बेसिक थीम होता है ज्यादातर पोम्स में, ज्यादातर राइटिंग्स में, दैट शी एडवोकेट्स एंड रेजेस द प्लाइट ऑफ वुमेन, उसको रेज किया है फिर से। तो इस पोम में क्या होता है, एक एंट जेनिफर है, और उनकी लाइफ की एक प्रॉब्लम को, या उनकी लाइफ की क्या, बहुत सारी वुमेन की लाइफ की प्रॉब्लम को रेज किया गया है। आप लोगों को मालूम है कि हमारे देश में, या एनीवेयर इन द वर्ल्ड स्पेसिफिकली, ये पोम तो इंडियन राइटर ने लिखी भी नहीं है, फिर भी आप देखिए कि 1951 में एक फॉरेन राइटर ने एक पोम लिखी जिसका थीम ये है कि वुमेन जो है ना, उनको पेट्रियार्कल सोसाइटी में, हमारे देश में या पूरे दुनिया में भी अभी भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर पुरुष प्रधान समाज है, जहां पर मेल लोग जो है ना, वो अपनी चलाते हैं बस, और उनके जो वो कहते हैं वो करना पड़ता है फीमेल्स को, राइट? तो ऐसे में अगर कोई इसी पुरुष प्रधान समाज में, पेट्रियार्कल सोसाइटी जिसको बोला जाता है, अगर उसमें कोई लेडी शादी कर ले किसी मेल से, तो वो शादी के बाद क्या दुर्दशा उसकी होती है, क्या उसकी प्लाइट होती है, क्या ऑर्डियल्स, डिफिकल्ट कॉन्फ्लिक्ट्स वो फेस करती है अपनी लाइफ में, और कैसे वो बंधी रह जाती है बेचारी, ये इस पोम का सेंट्रल थीम है। ये आपको बताया गया इस पोम में, ध्यान से सुनिएगा इस पोम को, क्योंकि आप लोग शायद कहीं ना कहीं रिलेट करें इससे, राइट? और ये सिर्फ ये सिर्फ हमारे इंडिया या सिर्फ हमारे स्टेट या हमारे रीजन की बात नहीं है, ऐसे हर जगह आपको केसेस मिलेंगे जहां पर आप देखेंगे कि जो वुमेन है उनको मैरिटल बॉन्ड के अंदर, मैरिज के अंदर बहुत ज्यादा ऑप्रेस किया जाता है, बहुत ज्यादा परेशान किया जाता है, वो अपनी लाइफ लिबर्टी से नहीं जी पाती। इनफैक्ट सो मच सो, इतना परेशान हो जाती हैं वो कि वो अपनी फ्रीडम को एंजॉय ही नहीं कर पाती, अपने वो, उनको ऐसा लगता ही नहीं कि वो आजाद है, ठीक है। तो ये जो इस पोम का सेंट्रल थीम है, ये जो प्लाइट वुमेन की रेस की गई है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, इसके ऊपर ये पोम बेस्ड है। ध्यान से अभी देखेंगे इसको, और आप इससे क्या सीखेंगे ये मैं जानना चाहूंगा आपसे,
ठीक है, 1951 में ऐसी पोम लिखी गई है। तो उस वक्त और भी ज्यादा था ये। अब तो आप देखते हैं कि बहुत लिबरल हो गया है हमारा समाज, अब तो इक्वल अपॉर्चुनिटी है कई जगह वुमेन और मेन के लिए। इनफैक्ट कई जगह ऐसा भी है कि फीमेल जो है वो आगे जा रही है मेल से, है ना। आप देखते हैं ये अपॉर्चुनिटी है उनको और एक्नॉलेज भी किया जाता है। पहले ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं था बहुत सारी जगह दुनिया में, इनफैक्ट मेजॉरिटी जगह पर एटमॉस्फेयर नहीं था कि विमेन जो है वो फ्लरिश कर पाती है, ऐसा कुछ कर पाती कि वो मेल से आगे निकल पाती। आज एक रियलिटी है बहुत सारी जगहों पर, लेकिन अभी भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर अभी भी इनको नीचे पुश किया जा रहा है, जहां पर अभी भी विमेन को इक्वल राइट्स नहीं दिए जा रहे, जहां पर विमेन को अभी भी ऑप्रेस किया जा रहा है इन द मैरिटल बॉन्ड, इन मैरिज। उनको अपनी आजादी नहीं एंजॉय करने दी जा रही है, अनलाइक मेन जो कि अपनी पूरी आजादी एंजॉय करते हैं। इनफैक्ट जो करना चाहते हैं वो करते हैं वो, है ना। राइट, सो आई होप समझे हो आप, क्या आप सेंट्रल थीम को समझे। आगे बढ़े हम फिर इस पोएम के। आवाज नहीं आ रही है, कोई ऐसा बोल रहा है, आवाज आनी चाहिए भाई। सर सेफ नहीं है अभी भी बहुत सारी, हाँ ये बात मैं कुछ हद तक अग्री करूंगा आप लोगों से। और बहुत सारी जगह ये इशू है। अभी हमने जो भी रिसेंटली कोलकाता में केस देखा वो अगेन हाईलाइट करता है इस प्रॉब्लम को हमारी कंट्री के अंदर भी, कि वुमेन आर नॉट फ्री एंड सेफ हर जगह जाने के लिए। और एज अ होल सोसाइटी हम लोगों को इसके लिए कुछ करना होगा। एज अ होल सोसाइटी हम लोगों को जागना होगा, कुछ एक्शंस लेने होंगे। हमारी जो सिविल सेंस है ना, सिविक सेंस है, माफ करिए, सभ्यता जो है हमारी, वो हम लोगों को दिखानी होगी, थोड़ा सा उसको उजागर करना होगा। और ठीक है, आवाज आ रही है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर क्लियरिंग दैट आउट। अब मैं इस फॉर्म को शुरू कर रहा हूं। होता क्या है इस फॉर्म में, देखिए, मेल डोमिनेंसी इज नॉट ऑलवेज राइट। नहीं, मेल डोमिनेट तो कोई भी करे किसी को भी इज नेवर राइट। आप लोग बोल रहे हैं नॉट ऑलवेज राइट, नहीं, होता ही नहीं है कभी भी सही। ना मेल फीमेल को डोमिनेट करे, ना फीमेल मेल को डोमिनेट करे। आप आजकल सोसाइटी में क्या देखते हैं, बहुत सारी जगह आप देखते हैं कि ये जो फीमेल के ऊपर डोमिनेशन होता है मेल का, एक तरह से अपना कंट्रोल जमा के रखते हैं मेल लोग फीमेल के ऊपर, ये भी गलत है। और कई जगह आप देखते हैं कि फीमेल जो है वो कंट्रोल जमा के रखती हैं, फीमेल जो है वो लॉ को मिसयूज कर रही है मेल्स के अगेंस्ट, ये भी गलत है ना। किसी भी फॉर्म में कंट्रोल तो गलत नहीं है ना, आप मुझे कंट्रोल करो ना मैं आपको कंट्रोल करूं, है ना। वी ऑल शुड लिव एंड लेट लिव, गांधी जी ने बोला है ना, लिव एंड लेट लिव, खुद भी जियो और जीने भी दो। आप लोगों को भी एंजॉय करने का हक है, लिबर्टी लेने का हक है, अपने फ्रीडम, अपने राइट्स को एक्सरसाइज करने का हक है, ऐसे ही किसी और को भी है। तो इट इरेस्पेक्टिव ऑफ देम बीइंग मेल और फीमेल, मेल या फीमेल हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। इस बात से फर्क पड़ता है कि सबको हक है अपनी लाइफ अच्छे से जीने का। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, चलिए इस फॉर्म को। राइट, ठीक 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 ठीक, ओके 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 ओके। Someone says women do not get opportunity, female on another level, sir. ठीक है ना, सब लोगों को देखो। मेरा अगर मैं ये बोलूंगा कि फीमेल्स जो है उनको सिर्फ उन्हीं को डोमिनेट किया जा रहा है तो ये गलत होगा। ये बात सच है, मैं अग्री करता हूं। इनफैक्ट जो माहौल, जिस माहौल से हम लोग निकल के आए हैं, जो हमारे आसपास माहौल है, उसमें भी आप बहुत सारे केसेस ऐसे देखते हैं कि अगर वुमेन शायद पढ़ी लिखी ना हो, अनएजुकेटेड है, तो उनको बहुत ज्यादा सुनना पड़ता है, ऑप्रेस किया जाता है, उनको उत्पीड़न मिलती है, एक तरह से उनको बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज फेस करनी पड़ती हैं, अपनी लाइफ में परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं, स्पेशली बाय मेल्स। और आप ऐसा भी देखते हैं कि चारों तरफ आपके ऐसे भी केसेस हैं जहां पर आप देखते हैं कि फीमेल्स ने बहुत ज्यादा परेशान किया हुआ है मेल्स को, उनकी जो पावर है, उनका जो लीगल राइट है, उसको उन्होंने मिसयूज किया है। देयर ऑल सॉर्ट्स ऑफ केसेस। इन शॉर्ट, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये है कि हम सबको इस बात को एक्नॉलेज करना चाहिए, हम सबको इस बात को समझना चाहिए कि हम सबके इक्वल राइट्स हैं भाई। ना आप किसी फीमेल को परेशान करो, ना फीमेल आपको परेशान करे, बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसा। ठीक है, अब स्टार्ट कर रहे हैं, चलिए हम लोग। मैं आप लोगों को एक ब्रीफ आइडिया देता हूं। अच्छा, एड्रियन रिच के बारे में बताना जरूरी है आप लोगों को। एड्रियन रिच जो है, नॉट बिकॉज ये पूछा जाएगा एग्जाम में, बट सिंपली बिकॉज कि आप लोग इनकी बहुत सारी पोम्स पढ़ते आए हैं 10th से लेके अभी तक 12th तक, 9th से लेके, बल्कि आई वुड से ग्रेड 10 में भी आप लोगों ने ट्रीज करके एक पोम पढ़ी होगी, ट्रीज, है ना, जिसमें क्या होता है कि ट्रीज घरों में होते हैं और फिर वो जंगल में जाने की कोशिश करते हैं। तो वो भी सिंबॉलिक है वुमेन की, उनके राइट्स को एडवोकेट करती है वो भी, और ये भी ऐसे ही है। आवाज एक बारी चेक कर लीजिए प्लीज। और ठीक है, तो हाँ, बाय द वे, एड्रियन रिच जो है, मैंने जैसा आप लोग को बताया, एक बहुत ही पॉपुलर राइटर हैं जो कि बाल्टिमोर, मैरीलैंड, यूएसए में पैदा हुई, अमेरिकन है ये, और इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले। आप देखते हैं 1996 में टैनिंग अवार्ड फॉर मास्टरी इन द आर्ट ऑफ पोएट्री मिला है, हाँ, टैनिंग अवार्ड मिला हुआ है। लेनिन फाउंडेशन 1996 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको मिला हुआ है। कॉमनवेल्थ अवार्ड लिटरेचर में मिला हुआ है। नेशनल बुक अवार्ड इनको मिला हुआ है। तो शी हैज हैड अ लॉट ऑफ एक्कोलेट्स, बहुत सारे एक्कोलेट्स इनको मिले हैं।
ठीक है, मेरे एंड से मुझे मेरे स्टूडियो मैनेजर हैं, उन्होंने बोला है कि आवाज बिल्कुल ठीक है। आप लोग अपने डिवाइस की कोशिश करिए आवाज थोड़ा सा बढ़ाने की, अगर फिर भी कम आ रही है तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग कान पे ईयरफोन्स लगा लें। राइट उनका जो फेम स्टैब्लिश हुआ वो एज फॉर आवर फेमिनिस्ट आइडियाज, अपने फेमिनिस्ट आइडियाज की वजह से इनको शोहरत मिली, मशहूर हुआ, इनको पॉपुलैरिटी मिली पूरी दुनिया में। और इन्वॉल्वमेंट रही इनकी कंटेम्प्रेरी वुमेन्स मूवमेंट। कंटेम्प्रेरी वुमेन्स मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि वुमेन के राइट्स के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा एडवोकेट करा है, जो कि आजकल की दुनिया में बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूं विद द पोएम। थीम यहां पर दिया गया है, पोम ये रही आप लोगों की। पोम स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बेसिक आइडिया सा बता दूं उस पोम का। इसमें होता क्या है, जो एंड जेनिफर है ना, एंड जेनिफर जो है वो ऐसे, आप लोग इसको देखते हैं, ये देख रहे हो, ये इसको एम्ब्रॉयडरी बोला जाता है, टेप्स्ट्री बोला जाता है। टेप्स्ट्री पैनल, ये इसको होता है पैनल, इस पे वो कुछ ऐसे एम्ब्रॉयडर कर रही हैं, या तो आप एम्ब्रॉयडरी बोल लो या टेप्स्ट्री भी इसको बोला जाता है। तो इसको एंड जेनिफर ना वो ऐसे एक टेप स्ट्रीप, एक एम्ब्रॉयडरी, मतलब एक ऐसे पैनल के ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, नीडल से कुछ बना रही हैं, ड्राइंग है ना, आप लोगों ने देखा होगा ये कभी ना कभी जरूर। तो ऐसे जो बना रही है ना, उस ड्राइंग के बारे में, जो उन्होंने बनाया, इस एम्ब्रॉयडरी के बारे में, इस टेप्स्ट्री पैनल के बारे में पूरी पोएम है। अब देखते हैं चलिए इसको, ठीक है, ध्यान से देखिए प्लीज। स्टैंजा बाय स्टैंजा मैं बताऊंगा आप लोगों को, मीनिंग्स बताता हुआ चलूंगा, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, और फिर अगर कोई प्रॉब्लम आए तो वो बताना, मैं स्टैंजा खत्म करने के बाद पूछ लूंगा आप लोगों से। बिगिनिंग विद वेरी फर्स्ट स्टैंजा। अब ये जो पोएम है ना, है बहुत छोटी सी, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे हिडन मीनिंग्स हैं, है ना, कई सारे डिटेल्ड मीनिंग्स, हिडन मीनिंग्स इसके अंदर छिपे हुए हैं। देखिए अभी Okay. Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz, denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the tree. They pace in sleek, chivalric certainty. ओके क्या मतलब, देखिए, आंट जेनिफर्स के टाइगर जो है प्रांस करते हैं अक्रॉस अ स्क्रीन। प्रांस मतलब होता है बच्चे मूव क्विकली, मूव क्विकली, ठीक है। ब्राइट टोपास, टोपास क्या होता है भाई, एक जेमस्टोन होता है जिसका येलो ब्राउन कलर होता है, येलो ब्राउनिश सा कलर होता है, जेमस्टोन होता है, एक तरह का जूल होता है जो आप लोग पहनते हैं हाथों में अक्सर। ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब क्या है यहां पर, फॉरेस्ट, जंगल, ठीक है। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, बीनीथ मतलब होता है बच्चे बिलो द ट्री, जो पेड़ के नीचे खड़े हैं। दे पेस, पेस मतलब होता है मूव अराउंड या वॉक, वॉक भी मान सकते हो आप इसका मतलब। इन अ स्लीक, स्लीक मतलब होता है एलिगेंट, ग्रेसफुल, जो बहुत अच्छा लगे, एलिगेंट या ग्रेसफुल। शिवैलरिक सर्टेनिटी, सर्टेनिटी मतलब होता है श्योरिटी। शिवैलरिक क्या होता है भाई, शिवैलरिक होता है, शिवैलरी एक जेंटलमैन बिहेवियर होता है बेसिकली, ठीक है। वैसे इसका रिलेशन जो है, जो जो टर्म जहां से आया है वो आपको बताता हूं। तो आप लोगों को पता है मिडाइवल एरा में नाइट हुआ करते थे। ये जो आप इमेज देख रहे हो, ये जो इमेज आप देख रहे हो, ये एक नाइट की है, KNIGHT, है ना। नाइट, नाइटहुड आप लोगों ने सुना होगा कि अभी कुछ किसी इंसान को नाइटहुड ग्रांट किया गया इंग्लैंड में। तो ये क्या था, नाइटहुड या नाइट जो थे बहुत पॉपुलर, बहुत बड़े बड़े वॉरियर्स हुआ करते थे, जो कि नोबल फैमिली से आया करते थे, रॉयल फैमिली से आया करते थे, एंड दे वर ट्रेन्ड वॉरियर्स। और इनके अंदर एक क्वालिटी एक्सपेक्ट की जाती थी कि ये बहुत करेजियस होंगे, ये बहुत ऑनरेबल होंगे और बहुत रिस्पेक्टफुल होंगे टुवर्ड्स वुमेन, स्पेशली टुवर्ड्स वुमेन। तो इनका जो बिहेवियर था ऑफ, जिसमें क्वालिटीज थी कुछ करेज की और रिस्पेक्ट टुवर्ड्स वुमेन, इसको शिवैलरी बोला जाता है। ये जो क्वालिटी है ना, एक्सपेक्ट की जाती है एक मैन के अंदर, एंड आई वांट टू पास इट ऑन टू ऑल द मेल्स आउट देयर कि आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। एक मेल के अंदर एक मैंडेटरी क्वालिटी होती है, होनी चाहिए मतलब, विच इज शिवैलरी, ठीक है। आप बहादुर हो और आप रिस्पेक्टफुल हो टुवर्ड्स वुमेन, ये बहुत जरूरी क्वालिटी है आपके अंदर होना, ठीक है। इसके बारे में मैं इसलिए अलग तरह से हाईलाइट करता हूं। शिवैलरिक क्या होता है भाई, शिवैलरिक मींस द क्वालिटी ऑफ बीइंग, सॉरी, क्वालिटी ऑफ, सॉरी, शिवैलरिक का मतलब सीधा सीधा लिख देता हूं मैं, करेजियस, क्या क्या क्वालिटीज होने चाहिए
एक शिवैलरिक पर्सन के अंदर करेजियस होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, स्पेशली टूवर्ड्स वुमेन। ठीक है, टूवर्ड्स वुमेन। ठीक है, अब क्या मतलब वो, एक बारी पूरे स्टैंजा का मतलब देखते हैं। तो एन जेनिफर ने ना एक पैनल के ऊपर एम्ब्रॉयडरी की हुई है। ठीक है, नीडल से एम्ब्रॉयडरी जो होती है वो की हुई है। जैसे आप लोग ये ड्राइंग देख रहे हो ना, इसमें भी अगर आप देख पा रहे हो तो एक कपड़े के ऊपर ऐसी एम्ब्रॉयडरी की गई है। तो एन जेनिफर जो है ना ऐसी एम्ब्रॉयडरी कर रही है एक कपड़े के ऊपर, और उसमें उन्होंने क्या बनाया है, उन्होंने कुछ टाइगर्स बनाए हैं ऐसे, ये जो इमेज आप देख रहे हो। एंड जेनिफर के टाइगर्स प्रांस अक्रॉस द स्क्रीन। और उस इमेज, उस एम्ब्रॉयडरी को देख के क्या महसूस होता है ये बताया गया है कि एंड जेनिफर के टाइगर्स प्रांस करते हैं अक्रॉस अ स्क्रीन। एक जो स्क्रीन पे जिसपे उन्होंने एम्ब्रॉयडरी करी है, ऐसा लग रहा है कि वो टाइगर्स ना मूव कर रहे हैं, बिल्कुल लाइव है वो। इतनी खूबसूरत वो इमेज है कि उस पे ऐसा लग रहा है जैसे टाइगर्स ना मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, मतलब घूम रहे हैं। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। और उनके बारे में बताया कि वो कैसे दिखते हैं, ब्राइट टोपाज। टोपाज क्या होता है, येलो कलर, जो कि एक जेमस्टोन का होता है, एक जूल का होता है, जो कि आप लोग अंगूठी वगैरह में पहनते हो। ठीक है, तो उनका कलर, क्योंकि टोपाज जो होता है ब्राइट येलो कलर का होता है, इसलिए यहां पर उनको बोल दिया है ब्राइट टोपाज कलर का। ठीक है, यहां पर एक मेटाफर यूज किया गया है, क्योंकि टोपाज भी येलो कलर का होता है, टाइगर्स भी येलो कलर के होते हैं, इसलिए उनको टोपाज ही बोल दिया है कि वो ब्राइट टोपाज डेनिजन्स हैं। ब्राइट येलो यूज करने की जगह ब्राइट टोपाज ही बोल दिया है। ठीक है, ब्राइट शाइनी मतलब शाइनी टोपाज कलर के डेनिजन्स हैं वो। डेनिजन्स का क्या मतलब होता है भाई, डेनिजन्स का मतलब होता है रेजिडेंट्स, जो रहते हैं किसी जगह, रेजिडेंट्स। तो वो ब्राइट टोपाज कलर के हैं, ब्राइट येलो कलर के हैं, और रेजिडेंट्स हैं वर्ल्ड ऑफ ग्रीन यानी कि फॉरेस्ट के। राइट, तो पहली दो लाइंस में क्या बताया गया, सिर्फ इतना कि एंड जेनिफर ने जो टाइगर ड्रॉ करे हैं ना, वो मूव करते हैं फ्रीली, एकदम तेजी से अक्रॉस अ स्क्रीन। ऐसा लग रहा है कि वो मूव कर रहे हैं, बिल्कुल आजाद है, उनकी फ्रीडम को एक तरह से हाईलाइट किया गया है। और उनके बारे में बताया गया कि वो ब्राइट येलो कलर के हैं, रेजिडेंट्स हैं फॉरेस्ट के। आगे देखिए क्या बताया गया, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। और जब वो जंगल में मूव करते हैं ना, तो वो जो मैन बीनीथ द ट्री होते हैं, यानी कि हंटर जो होते हैं, मैन बीनीथ द ट्री रेफर्स टू बेसिकली हंटर्स, शिकारी जो होते हैं ना फॉरेस्ट में, उनसे भी नहीं डरते हैं, ये फियरलेस हैं टाइगर्स, बिल्कुल फियरलेस हैं ये। दे पेस इन स्लीक शिवैलरिक सर्टेनिटी। अच्छा, बिफोर आई मूव ऑन टू द फोर्थ लाइन, इस लाइन में उन्होंने बोला ना कि वो डरते नहीं है बिल्कुल भी मैन बीनीथ द ट्री, यानी कि हंटर से जो पेड़ों के नीचे हैं। इसका रिलेशन इन अ वे एंड जेनिफर से भी है। एंड जेनिफर ने जो आजादी उनको नहीं है ना, एक तरह से जिस आजादी को वो एस्पायर करती हैं, जिस आजादी को वो चाहती हैं अपने लिए, वो इनको पास ऑन कर दिया अपनी ड्राइंग में। टाइगर्स को उन्होंने दिखा दिया वो आजादी पाते हुए। तो एक तरह से यहां जो उन्होंने बोला ना, मैन बीनीथ द ट्री, उनसे भी फियरलेस है वो, बिल्कुल ऐसी फियरलेसनेस मैडम ये एंड जेनिफर अपने लिए चाहती हैं। लेकिन वो इज कंप्लीटली कंस्ट्रेन्ड बाय मैरिटल बॉन्ड। वो अपने मैरिटल बॉन्ड में जिम्मेदारियों से या मे बी किसी रीजन से, ये बताया नहीं है कि वो क्यों ऐसा महसूस करती हैं, बट अगेन इतना जरूर लगता है कि वो अपनी मैरिज में बहुत ज्यादा कंस्ट्रेंट महसूस करती हैं, दबा हुआ महसूस करती हैं, उनकी आजादी नहीं है उनके पास, ऐसा महसूस होता है। और वो आजादी पाने के लिए, वो आजादी महसूस करने के लिए उन्होंने एक दुनिया बनाई है, अपनी एक ड्राइंग बनाई है, जिसमें उन्होंने पावर टाइगर्स को दी है, वो आजादी टाइगर्स को दी है, और इन टाइगर्स को उस आजादी को अवेल करते हुए अपनी आजादी महसूस करती हैं कुछ कुछ। ठीक है, सो दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। टाइगर जो है हंटर्स से भी नहीं डरते हैं, जो पेड़ के नीचे खड़े हैं। बीनीथ द ट्री मतलब पेड़ के नीचे जो खड़े हैं। दे पेस इन स्लीक शिवैलरिक सर्टेनिटी, और ये मूव करते हैं स्लीक, एकदम से एलिगेंट तरीके से मूव करते हैं ये। शिवैलरिक सर्टेनिटी, बहुत ही करेजियस और रिस्पेक्टफुल, मतलब ग्रेशियस लगते हैं जब ये मूव करते हैं। और सर्टेनिटी यानी कि श्योरिटी के साथ, यानी कि ये बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं एकदम से। ये टाइगर जिनको दिखाया गया ना, ये जब मूव करते हैं बहुत ही ग्रेसफुल लगते हैं, अच्छे लगते हैं, स्लीक लगते हैं मतलब ग्रेसफुल लगते हैं, सर्टेन लगते हैं मतलब श्योर और कॉन्फिडेंट लगते हैं। रादर कॉन्फिडेंट भी लिख देता हूं मैं यहां पर, ये बहुत ही कॉन्फिडेंट लगते हैं, कॉन्फिडेंट। ठीक है, कॉन्फिडेंट और शिवैलरिक मतलब इनके अंदर करेज है, इनके अंदर रिस्पेक्ट है, दे आर नॉट डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स एनीवन, ये आप बोल सकते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट आखिरी लाइन जो है वो इस बात को फोकस करती है कि अनलाइक एंड जेनिफर, जो कि थोड़ा सा अंदर से डरी हुई हैं, ये टाइगर जो है बिल्कुल फियरलेस है, और ये मूव करते हैं ऐसे जैसे कि ये जंगल को ओन करते हैं, राजा हैं जंगल के, कुछ इस तरीके से मूव करते हैं, बिल्कुल ग्रेसफुल एलिगेंट तरीके से और कॉन्फिडेंस के साथ, फुल ऑफ रिस्पेक्ट, फुल ऑफ ऑनर, बिल्कुल करेज के साथ। ठीक है,
क्या आप लोग पहले स्टैंजा का मतलब समझ पाए? जल्दी से बता दो एक बारी मुझे, बताओ फटाफट से प्लीज। क्या आप लोग फर्स्ट स्टैंजा का मतलब समझ पाए? क्लियर होगा आई होप ये। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। सो हाँ, बिल्कुल डीप मीनिंग है भाई, बहुत डीप मीनिंग है इस पोम का, डेफिनेटली। आप सरफेस पे इसको समझ नहीं पाओगे, अगर आप सिर्फ इसको ऐसे रीड कर जाओगे ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा। जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा सा पानी ले लेता हूं। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, क्लियर है। मैंने क्या बोला, इन शॉर्ट बता देता हूं स्टैंजा वन का मतलब। स्टैंजा वन में आपको पहली बात इंट्रोड्यूस किया गया है कि एंड जेनिफर की जो एम्ब्रॉयडरी है वो है किसके बारे में। तो एंड जेनिफर की जो एम्ब्रॉयडरी है उसको ये मानो आप, ये है वो जिसमें क्या दिखता है कि कुछ टाइगर्स मूव कर रहे हैं बिल्कुल फ्रीली जंगल के अंदर, ठीक है। और उनको डिस्क्राइब किया है कि उनका ब्राइट टोपास कलर, ब्राइट येलो कलर के वो हैं, और वो रेजिडेंट्स हैं वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, यानी कि फॉरेस्ट के रेजिडेंट्स हैं, फॉरेस्ट में रहने वाले हैं वो। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, वो जो हंटर्स होते हैं वहां पर उनसे भी नहीं डरते हैं, इतने फियरलेस हैं वो। और वो मूव करते हैं जंगल में खुलेआम, बहुत ही ग्रेशियस तरीके से, एलिगेंट लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं वो देखने में, और कॉन्फिडेंट तरीके से विद अ लॉट ऑफ करेज एंड रिस्पेक्ट वो मूव करते हैं आजादी से, बिल्कुल जंगल के अंदर। उनको कोई रोकने वाला नहीं है, बिल्कुल फ्री है और फियरलेस है। अनलाइक एंड जेनिफर, जो कि बहुत ही ज्यादा अंदर से शायद डरी हुई है और फ्रीडम महसूस नहीं करती है अपनी, और फ्रीडम जो अपनी महसूस करती है ना वो इस मेक बिलीव वर्ल्ड में, इस दुनिया में जो उन्हें ड्रॉ करी है ना, एम्ब्रॉयडरी जो बनाई है उसमें महसूस करती है, ठीक है। नेक्स्ट स्टैंजा 2 देखते हैं, ठीक है। देखते हैं अब इसमें थोड़ा सा और क्लियर होगा आपको एंड जेनिफर के बारे में, राइट। अभी पहले स्टैंजा में आपको सिर्फ ये पता चला कि उन्होंने क्या जो एम्ब्रॉयडरी बनाई है वो कैसी है, उसमें जो क्या जो बनाया उन्होंने वो क्या है। अब दूसरे स्टैंजा में आपको उनकी जो कंडीशन है ना, उनकी जो एक तरह से इन अ वे आप स्लेवरी बोल सकते हो, वो पता चलेगी आपको। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखना प्लीज। And Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. क्या मतलब है, एक बारी मीनिंग बताता हूं डिफिकल्ट वर्ड्स का, फिर इसके बाद मतलब एक्सप्लेन करूंगा। फ्लटरिंग का मतलब होता है बच्चे ट्रेम्बलिंग, कांपना, शेकिंग, शेकिंग, ट्रेम्बलिंग, कांपना। थ्रू हर वूल फाइंड इवन द आइवरी, आइवरी क्या होता है, सब्सटेंस मेड फ्रॉम टस्क्स ऑफ एलिफेंट। हाथी के दांत नहीं होते बड़े वाले, टस्क्स जिनको बोला जाता है, उनसे जो बनाया जाता है एक सब्सटेंस, मतलब उससे निकाला जाता है, उसको आइवरी बोलते हैं। ये पहले काफी पुराने जमाने में इनसे नीडल बनाई जाती थी, वो नीडल जो कि अब स्टील की मिलती है बेसिकली, है ना, बुनने के लिए, बुनाई के लिए यूज होती है ना, वो नीडल पहले आइवरी से बनाई जाती थी। द मैसिव वेट, मैसिव मतलब होता है ह्यूज, वेट मतलब होता है वजन, ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। वेडिंग बैंड क्या है, मतलब यहां पर एंगेजमेंट रिंग, एंगेजमेंट रिंग सिट्स हेवीली अपॉन एंड जेनिफर्स हैंड। अब क्या मतलब है, वैसे इसका मतलब बहुत इजी आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन जो हिडन मतलब है वो देखिए, मेटाफोरिकल मतलब जो है ना, सिंबॉलिक मतलब जो है वो इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको बताया था कि इस पोएम में है, बहुत छोटी सी है, लेकिन इसमें बहुत ही डीप मीनिंग छिपाया हुआ है। एड्रियन रिच ने क्या बोला इन्होंने, एंड जेनिफर के फिंगर जो है ना, वो जब वो ऐसे एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं अपनी सुई से, आइवरी की नीडल से, नीडल मतलब सुई, तो आइवरी की नीडल से जब वो ऐसे एम्ब्रॉयडरी कर रही है ना, तो उनकी फिंगर्स फ्लटर कर रही हैं, उनकी फिंगर जो है ना कांप रही हैं, मतलब वो कांप रही हैं जब वो वूल, मतलब इस कपड़े पे जिस पे एम्ब्रॉयडरी कर रही है, जो कि वूल का बना है, एक तरह का कपड़ा होता है ये, उस कपड़े पे जब वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है तो उनकी फिंगर्स फ्लटर कर रही हैं, कांप रही हैं मतलब। फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल, उनकी फिंगर्स फ्लटर कर रही हैं थ्रू हर वूल, और वो आइवरी निडल जो है ना उसको भी बड़ी मुश्किल से पुल कर रही हैं, मतलब खींच रही हैं, मतलब उसको बड़ी मुश्किल से एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं उसको यूज करके। अब ये बताया नहीं गया है कि उसकी फिंगर्स, एंड जेनिफर की फिंगर्स क्यों कांप रही हैं, ट्रेम्बल क्यों कर रही हैं, फ्लटर क्यों कर रही हैं, नहीं बताया गया आपको डायरेक्ट रीजन। लेकिन इट लुक्स लाइक फ्रॉम बिटवीन द लाइंस पढ़ के ऐसा लगता है कि इसका कारण शायद है एंड जेनिफर के जो हस्बैंड है उनका डर।
मे बी उनको शादी में इतना ऑप्रेस किया गया है, इतना उनके ऊपर उत्पीड़न किया गया है, अत्याचार किया गया है कि वो अब उनकी प्रेजेंस में, अंकल यहां पर स्टैंजा में कोई जिक्र नहीं किया गया एंड जेनिफर के हस्बैंड का कहीं भी, ये वो आसपास है कि नहीं है, बट इवन इन हिज एब्सेंस, उनकी एब्सेंस में भी ऐसा लग रहा है कि एंड जेनिफर बहुत ही डरी हुई सी रहती हैं, ऑप्रेस्ड महसूस करती हैं, और शायद इसीलिए उनके फिंगर्स फ्लटर कर रही हैं, कांप रही हैं। और उनकी फिंगर जो है कांप रही है ना, उसकी वजह से वो जो डर उनका है, जो ऑपरेशन उन्होंने महसूस किया है, जो एक तरह से एनस्लेव्ड है, वो गुलाम सी हो गई हैं, उसकी वजह से जो आइवरी निडल है ना, वो भी सही से यूज नहीं कर पा रही है, वो भी सही से वो पुल नहीं कर पा रही हैं। इतना डर, इतना खौफ उनको है। बेसिकली ऐसा लगता है पॉसिबली कि इनके हस्बैंड को इनकी ये हॉबी जो है ना, वो शायद पसंद नहीं है, और कुछ भी नहीं है इस हॉबी में, शी इज जस्ट, मतलब वो टेपेस्ट्री बना रही है, एम्ब्रॉयडरी कर रही है, बस क्या इस पे भी शायद उनको आपत्ति है पॉसिबली, इसलिए इनको डर है, और ये डरते डरते शायद ये काम कर रही है। कोई हिंट डायरेक्टली नहीं किया गया, दिस इज जस्ट ओपिनियन। हाँ, आगे देखते हैं अगली दो लाइंस। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेविली अपॉन एंड जेनिफर्स हैंड। अब इन दो लाइनों में आप लोग को और अच्छे समझ में आएगा कि इशू क्या है। ये जो वेडिंग बैंड है ना, जो एंगेजमेंट रिंग है एंड जेनिफर की उंगली में, आप देखते हो यहां पर ये गोल्डन कलर की रिंग आपको दिख रही होगी शायद यहां पर, हाँ ये दिख रही होगी, आई होप आप लोगों को। तो बोला गया है कि जो एंगेजमेंट रिंग है ना एंड जेनिफर की, जो उन्होंने पहनी होती है, यूजुअली शादी के बाद एंगेजमेंट रिंग हमेशा इंसान पहने रखता है, तो वो जो वेडिंग रिंग पहनी है इन्होंने, एंगेजमेंट रिंग जो पहनी हुई है, उसको बोला गया कि उसका बहुत मैसिव वेट है, उसका बहुत बड़ा वजन, बहुत ही हैवी है वो, और वो एंड जेनिफर के हैंड पे बहुत ही हैवीली इट सिट्स, मतलब एंड जेनिफर के हाथ में बड़ी हैवीली वो एंगेजमेंट रिंग बैठी हुई है, एक तरह से लिटरल मीनिंग है। अब इसका मतलब क्या है ये समझाता हूं। ये थोड़ा सा एग्जैजरेट करके इन्होंने बोल दिया है कि उसका वजन बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका लिटरल अर्थ, मतलब ऐसा नहीं है कि असली में उसका वजन बहुत ज्यादा है, सॉरी ऐसा नहीं है कि असली में उसका वजन बहुत ज्यादा है रिंग का। इट सिंपली मींस कि शादी के बाद ये जो वेडिंग एंगेजमेंट रिंग रिप्रेजेंट करती है ना, ये दिखाती है कि एक इंसान की शादी हो गई है या वो मैरिटल बॉन्ड में भी है, और उस मैरिटल बॉन्ड की वजह से जो एंगेजमेंट रिंग है, इसकी वजह से एंड जेनिफर के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई हैं, जो जिम्मेदारी आई हैं, जो मैरिटल ऑब्लिगेशंस आई हैं, वो बहुत हैवी हैं। वो इतनी हैवी हैं कि उन्होंने बर्डन किया हुआ है, दबाया हुआ है एंड जेनिफर को, और वो अपनी फ्रीडम को एक्सरसाइज नहीं कर पा रही, वो अपने मन की नहीं कर पा रही फिर उसके बाद। ऐसा बताया गया है आपको इन दो लाइंस में। क्लियर है? आई होप आप लोगों को। एक बार मुझे बता दीजिए अगर क्लियर है तो। अब आपको बताया गया स्टैंजा में कि उनकी क्या सिचुएशन है, एक तरह से क्या सिचुएशन, किस बुरी हालत में वो हैं, एक तरह से ये थीम है। मैं अगर लिखूं यहां पर कि उनकी क्या, उनकी जो इंप्लाइड स्लेवरी है, बताया नहीं गया डायरेक्टली कि उनकी हालत खराब है, बट आपको इंप्लाई कर दिया गया, आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया गया कि एक तरह से गुलाम के जीवन, एक गुलाम वाली लाइफ वो जीती हैं, उतना ज्यादा महसूस करती हैं अपने आप को, है ना। अंकल कौन है कोई पूछ रहा है, नहीं बताया गया बच्चे पोम में। और आप सोचो भी मत अंकल, आप इमेजिन करो आपके आसपास क्या कोई ऐसा है इंसान जो कि अपनी फैमिली में अपनी बीवी को बहुत परेशान करता है, या तो ऐसे भी मैंने देखे हैं लोग जो कि बहुत ज्यादा परेशान करते हैं इमोशनली, और ऐसे भी देखे हैं जो फिजिकली हर्ट करते हैं अपने बीवी को। तो आप इमेजिन करो ये वही अंकल है कोई ऐसा, है ना। सब तरह के लोग होते हैं, कई अच्छे लोग भी होते हैं, मैंने ऐसे भी देखे हैं लोग। मेरे दादा दादी का ऐसा बॉन्डिंग था कि दादाजी से इतनी, दादाजी बहुत लंबे थे, लगभग 6 फीट के थे, और दादी लगभग इतनी थी, मतलब उनके कंधे से भी नीचे आती थी, बट सच रिस्पेक्ट ही हैड फॉर ग्रैंड माँ कि दादी माँ अगर कभी गुस्सा हो जाती थी ना, तो दादा बिल्कुल चुप हो जाते थे एकदम से, एंड ही जस्ट केप्ट लिसनिंग, पूरा सुनते थे उनको आराम से। ऐसे भी लोग होते हैं, और ऐसे भी थे, ऐसे भी देखे मैंने आसपास अपने, जिन्होंने बहुत परेशान किया अपनी बीवी को, अपने बेटर हाफ को उन्होंने बहुत टॉर्चर किया, मेंटली फिजिकली, ऐसा बोल सकते हैं आप। ठीक है, ठीक है, ओके। इन मोस्ट ऑफ द हाउसहोल्ड्स वुमेन आर कंट्रोल्ड बाय इन लॉज आफ्टर मैरिज। ऐसा जरूरी नहीं है बिनी, आपने बात जो बोली वो गलत नहीं बोली है, ट्रेडिशनली ऐसा कई जगह होता आया है, बट ये मेंटालिटी ना बनाओ, अदरवाइज आप मैरिज के अवर्स हो जाओगे, मैरिज के खिलाफ हो जाओगे। लेट मी टेल यू, बियॉन्ड दिस पोएम, मैरिज एक बहुत ही प्यारा इंस्टीट्यूशन होता है। ऐसा नहीं है कि मैरिज में सब कुछ बुरा ही होता है। हाँ, देयर आर ऑलवेज चांसेस कि आप लोग को लगे कि यार इन लॉज कंट्रोल करते हैं, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। हाँ, ये बात सही है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, कुछ शर्म आ जाती है, लेकिन उन्हीं इन लॉज की वजह से आप लोग बहुत एंजॉय भी करते हैं। अगर आप
फ्यूचर बच्चे प्लान करते हैं तो उन्हीं इन लॉज की हेल्प से वो बच्चे बहुत आराम से पल भी जाते हैं, अदरवाइज इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क आफ्टर मैरिज। ठीक है, तो आप लोग ये इस बात को खुल सोच के, मतलब ये जो बताया गया इस फॉर्म में, इसको सोच के मैरिज के खिलाफ मत हो जाना। मैरिज इज अ ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूशन, बहुत ही अच्छी चीज है मैरिज, जब सही समय हो तब। ऐसा नहीं कि इस बात को सुन के आप सोच लो कि अभी शादी करनी है मेरे को, नॉट एट ऑल, राइट। बस इसको सुनो ऑब्जेक्टिवली, क्योंकि कई जगह हिंदुस्तान के कई हिस्सों में, पूरी दुनिया के कई हिस्सों में ऐसा होता है कि वुमेन को बहुत परेशान किया जाता है बाय मेल्स, और इसका उल्टा भी होता है, मेल्स को भी परेशान किया जाता है फीमेल्स के, है ना। तो द्वारा ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ यही केस है, बट ये बहुत ज्यादा होता है। और पुरानी जो सोसाइटी है ना, अब से 50-60 साल पहले आप चले जाओ अगर, तो आप लोग देखोगे बहुत ही ज्यादा होता था, हर जगह कंट्रोल किया जाता था फीमेल्स को। अब तो उनको आजादी मिल गई, अब हर जगह है वो, है ना। ठीक है, अब थर्ड स्टैंजा की तरफ चलते हैं। चलिए, द लास्ट स्टैंजा, जो कि शायद आपको थोड़ा सा आपके दादा दादी बहुत क्यूट रहेंगे यार, दे वर सुपर क्यूट। आप लोग उनके लड़ाई झगड़े सुनोगे ना, आप उसमें हंसते रहोगे, है ना। दादाजी भी ऐसे ही करते थे। अच्छा, हम दादा दादी का ना रूम ना थोड़ा सा घर के फ्रंट पोर्शन पे था, हमारा रूम पीछे था, तो हम लोग को कभी कभी महसूस होता था कि दादा दादी की लड़ाई झगड़ा हो रहा है आज, तो हम लोग सुनने चले आते थे कभी। अच्छा, हम तो छोटे थे तो हम लोग सुनने चले आते थे, हम लोग को अलाउड था, तो हम लोग सुनने आते थे। तो दादी, पहले दादी डांटती थी थोड़ा सा, कुछ कुछ अगर दादी को शिकायत होती तो दादाजी चुप रहते थे बिल्कुल। ठीक है, फिर दादी जी जब वॉज डन विद ना, तब दादाजी प्यार से बोलते, तू ऐसा मत करा कर, है ना, ऐसे बहुत ही प्यार से बोलते थे। मुझे लगता था यार, वाह यार, वट किस तरीके से आप आपसे लड़ाई हैंडल करते हैं। और मैंने देखा है मैरिटल बॉन्ड्स में ना बड़ी सारी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं अक्सर, इट्स अ पार्ट ऑफ मैरिज, ऐसा मानिए आप। प्यार झगड़ा दोनों साथ साथ चलते हैं, ऐसा मानिए। बट देन अगेन, उनका जो था ना तरीका हैंडल करने का उन झगड़ों को, बहुत ही प्यारा था, बहुत ही अच्छा लगता था मुझे वो। आगे देखते हैं, चलिए थर्ड स्टैंजा देखते हैं, कमिंग बैक टू इट। When aunt is dead, अब तीसरे स्टैंजा में आपको क्या बताया गया? तीसरे स्टैंजा में आपको यह बताया गया है कि उनकी लाइफ की जो ऑर्डियल्स थी, उनकी लाइफ में जो कॉन्फ्लिक्ट थे, उनकी लाइफ में जो दुर्दशा उनकी हुई, उनके बारे में आपको बताया गया है। ठीक है, ऑर्डियल्स इन हर लाइफ, ये एक तरह से आप इस स्टैंजा में देखेंगे अभी। When aunt is dead, her terrified hands will lie still, ringed with ordeals she was mastered by. ध्यान से देखिएगा इसका मीनिंग। टेरिफाइड मतलब होता है स्केर्ड, डरे हुए होना, डरा हुआ। विल लाई स्टिल, स्टिल मतलब होता है मोशनलेस। रिंग्ड मतलब होता है बच्चे, यहां पर दो मतलब है रिंग के, एक तो जो मैरिटल रिंग है वही, और यहां पर दूसरा मतलब है सराउंडेड, घेरे होना, किसी चीज को घेरे होना। विद ऑर्डील्स, ऑर्डील्स मतलब होता है बच्चे कॉन्फ्लिक्ट्स, या द बैड सिचुएशन समवन हैज फेल्ट थ्रू आउट देयर लाइफ, ऐसा बोल सकते हो। एक बारी मैं आपको स्पेसिफिक मीनिंग बता देता हूं, विच आई नोटेड डाउन इन माय नोटबुक। एक मिनट रुकिए, एक मिनट दीजिए मुझे। हाँ, अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस, राइट, ये हटा देता हूं मैं कॉन्फ्लिक्ट एक सेकंड के लिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ऑर्डियल्स का मतलब क्या हो गया? अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस, बहुत ही बुरे बुरे एक्सपीरियंसेस जो महसूस किए किसी ने लाइफ में। मास्टर्ड बाय मतलब कंट्रोल्ड बाय। द टाइगर्स इन द पैनल that she made will go on prancing, proud and unafraid. Proud मतलब and unafraid, proud मतलब not really घमंड से, but confident एकदम से, है ना। confident यहां पर मतलब है प्राउड का, confident and unafraid मतलब बिना डरे, unscared, किसी से ना डरने वाले। एक बारी बताता हूं इसका क्या मतलब है पूरे स्टैंजा का। देखिए, तीसरे स्टैंजा में बताया गया है कि एंड जेनिफर जो है ना अपनी लाइफ में बहुत परेशान रही, है ना, थ्रू आउट हर लाइफ। ऐसा आपको पहले तो स्टैंजा में हिंट लग गया होगा कि वो पहले स्टैंजा में जब वो टाइगर्स की उन्होंने एम्ब्रॉयडरी बनाई, तो उसके थ्रू एक तरह से वो अपनी आजादी को जीती थी, टाइगर्स के थ्रू, है ना। उस ड्राइंग के अंदर, उस एम्ब्रॉयडरी के अंदर वो अपने जीवन को, अपने जीवन की आजादी को एक तरह से महसूस करती थी, क्योंकि रियल में वो आजाद नहीं थी।
अब थर्ड स्टैंजा में, दूसरे स्टैंजा में बताया गया था आपको कि उन्होंने लाइफ में जो है बड़ी ऑर्डियल्स महसूस करी, या अपनी लाइफ में वो बड़ा दबा हुआ ऑप्रेस्ड महसूस किया। उन्होंने जो वेडिंग बैंड था, उनका जो एंगेजमेंट था, उसका वजन बहुत ज्यादा था, उसके बर्डन्स बहुत ज्यादा थे, यानी कि उनके ऊपर मैरिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी, या उनके ऊपर मैरिटल ऑब्लिगेशन जो थी, शादी के बाद जो जिम्मेदारियां होती हैं, उनका बर्डन बहुत ज्यादा महसूस किया उन्होंने एक तरह से। अब थर्ड स्टैंजा में आपको बताया गया कि व्हेन शी इज डेड, जिस दिन वो चली भी जाएंगी ना, गुजर भी जाएंगी, तब भी her terrified hands will lie still ringed with ordeals she was mastered by। तब भी उनके हाथ, टेरिफाइड हैंड्स बोला है उनको, ऐसे उनके डरे हुए हाथ, वो जो हाथ कांप रहे थे ना पहले सीन में, पहले स्टैंजे में, उनकी बात एक तरह से याद करिए दोबारा से, कि उनके जो टेरिफाइड हैंड्स है, जो डरे हुए हाथ है एक तरह से। नाउ टेरिफाइड हैंड्स डज नॉट मीन सिर्फ हाथ, टेरिफाइड हैंड्स यूज किया गया टू डिनोट हर एंटायर पर्सन, पूरी एंड जेनिफर की बात हो रही है कि वो जो डरी हुई रहती थी ना, विल लाई स्टिल, उनके जो हाथ हैं ये वो पूरी अभी भी रिंग्ड होंगी, रिंग्ड, उनकी जो रिंग है ना अभी भी उनके हाथ पे होगी वो, यानी कि मरने के बाद भी शायद जो उनका मैरिटल बॉन्ड की जिम्मेदारियां हैं, जब उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स थी, उनको आजादी नहीं मिलेगी उससे, वो रिंग अभी भी उनके हाथ पे रहेगी, जिसका बर्डन, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बर्डन करती थी ना, इनको बहुत हैवी फील होता था, जिसकी वजह से वो रिंग अभी भी उनके हाथ पे है, वो मैरिटल बॉन्ड का सिंबल अभी भी उनके हाथ पे है। शील लाई स्टिल, स्टिल मतलब वो मरने के बाद स्टिल लेटी रहेंगी, लेकिन ऐसा लगेगा, मतलब वो जो टेरिफाइड बीइंग है, उनका जो डरे हुए वो पूरी थी थ्रू आउट हर लाइफ, अभी भी रिंग्ड विद ऑर्डियल्स हैं, वो अभी उनकी जो हाथ पे रिंग है ना, वो एक तरह से सिंबॉलिक है इस चीज का कि अभी भी वो सराउंडेड है उन सब अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस से, वो जो बुरे एक्सपीरियंसेस उन्होंने अपनी लाइफ में फेस करे ना, एंड शी वाज मास्टर्ड बाय देम, उन बुरे एक्सपीरियंसेस से एक तरह से उनको कंट्रोल किया गया, यानी कि इनके ऊपर बहुत अत्याचार किया गया, शायद शादी में इनको बहुत परेशान किया गया, ऑप्रेस किया गया बाय हर हस्बैंड, ऐसा लगता है थ्रू दीज लाइंस। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट आउट किया गया है कि मरने के बाद भी जो उनकी आजादी है वो उनको एक तरह से नहीं मिलेगी, मरने के बाद भी उनके हाथ पे वो रिंग जो है ना, जो ये याद दिलाती रहेगी कि वो किन किन अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस से गुजरी थी अपनी लाइफ में, जिन्होंने उनको मास्टर किया था, उन बुरे एक्सपीरियंसेस ने, जिनकी वजह से उनको कंट्रोल किया गया था, वो अभी भी उनके हाथ पे है, अभी भी वो आजाद नहीं हुई हैं उन सारे एक्सपीरियंसेस से। उनकी लाइफ की स्टोरी जो है वो ये होगी कि उनको बहुत परेशान किया गया आफ्टर हर मैरिज, और वो इवन आफ्टर हर डेथ उससे रिलीज नहीं हो पाएंगी, इवन आफ्टर हर डेथ या इवन इन डेथ वो रिंग उनके हाथ पर दिखती रहेगी, जैसे यहां पर आप इस इमेज में देखते रहेंगे, इवन इन डेथ। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा ना कि इवन आफ्टर डेथ फीमेल जो होती हैं उनको अच्छे से सजाया जाता है, दे आर मैरिड, और उनके हस्बैंड अगर अलाइव हैं तो तभी उनको अच्छे से सजाया जाता है, उनको अच्छे से ये प्रिपेयर करके भेजा जाता है दैट शी हैज अ हस्बैंड, या वो अभी भी सुहागन है, ऐसे वाला एंगल होता है। तो इसीलिए ये बताया गया है कि अभी भी मृत्यु के बाद भी उनके हाथ में वो रिंग होगी, जो कि उनकी बुरी एक्सपीरियंसेस को, जो जिनकी वजह से उनको कंट्रोल किया गया अपनी लाइफ में, उन बुरे एक्सपीरियंसेस को सिग्निफाई करती रहेगी, वो उस रिंग से मरने के बाद भी आजाद नहीं होंगी। द टाइगर्स, रिंग से आजाद मतलब अपने मैरिटल बॉन्ड से, ठीक है। द टाइगर्स इन द पैनल एज अपोज टू दैट, अब आखिरी दो लाइनों में कॉन्ट्रास्ट दिखाई गई आपको कि द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अफ्रेड, एंड जेनिफर तो अभी भी टाइड है, पहली दो लाइंस में आपने देखा ना, इवन इन डेथ उनके हाथ में वो रिंग है, लेकिन जो टाइगर्स हैं पैनल के अंदर जो उन्होंने बनाए हैं, वो मूव करेंगे, प्रांस करेंगे फॉरेस्ट में, प्राउड एंड अनअफ्रेड, बड़े कॉन्फिडेंटली और बिना डरे। ये दोनों लाइंस कॉन्ट्रास्ट दिखाती हैं किस चीज में, कि कैसे एंड जेनिफर की लाइफ, या एंड जेनिफर बहुत ही ज्यादा कंट्रोल्ड हैं अपनी लाइफ में, आजाद नहीं महसूस करती हैं, कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करती हैं, लगातार डरती सी रहती हैं, उनकी लाइफ में बड़ा ऑपरेशन हुआ है। वेयर एज जो टाइगर्स उन्होंने पैनल में बनाए हैं वो बिल्कुल आजाद घूमते हैं, प्राउड और कॉन्फिडेंट तरीके से पूरे जंगल में, राइट। तो एक कॉन्ट्रास्ट दिखाई गई है, और कुछ हद तक ये भी मान सकते हो कि एंड जेनिफर की एस्पिरेशन या डिजायर को भी पॉइंट आउट किया गया है इसके थ्रू, कि टाइगर जो आजाद घूमते हैं उसकी तरह एंड जेनिफर आजाद घूमना चाहती थी। ठीक है, आप समझे कि नहीं समझे? थर्ड स्टैंजा भी मुझे बता दो। दिस वाज द फाइनल स्टैंजा, ये आखिरी स्टैंजा था। आप लोग को एक बार क्लियर होना चाहिए इसका मीनिंग, ये भी आप लोग मुझे बता दो अगर है कि नहीं है। प्रांसिंग मतलब होता है मूव, चलना, मूव क्विकली, जंप करते हो, मूव करना, मतलब एक तरह से ऐसा मान सकते हो। हाँ सर, एक बार शॉर्ट में पूरा बता दो। ठीक है, बता देता हूं सर। अभी समझ गए ना आप लोग? सच अ ब्यूटीफुल पोम, यस इट इज इंडीड अ ब्यूटीफुल पोम।
समझ गए, ठीक है। राइट, तो मैंने कुछ पॉइंट्स को, स्पेशली इन दो लाइंस को थोड़ा सा आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। रीजन ये है कि आप कैसे ना कैसे इसका थीम समझे, जिस्ट समझे, ठीक है। होता क्या है भाई इसमें, इन शॉर्ट आपको समरी देता हूं। इस पोम को पढ़ के एग्जैक्टली तो नहीं पता कि एंड जेनिफर जो है उनकी लाइफ की क्या ऑर्डील्स रही, क्या डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस रहे उनके, ये नहीं पता चलता है। बट इतना जरूर पता चलता है कि एंड जेनिफर जो है वो अपने मैरिटल बॉन्ड में शादी करने के बाद उनके ऊपर बहुत सारी ऑब्लिगेशन से जिम्मेदारी आ गई। ना सिर्फ जिम्मेदारी आ गई, ऐसा भी लगता है कि उनके हस्बैंड जो हैं उन्होंने बहुत ज्यादा ऑप्रेस किया है, इनको बहुत परेशान किया है शायद, और कंस्ट्रेंट करके रखा है, इनकी आजादी को एक तरह से बांध के रखा है, इनको कुछ हद तक बांध के रखा है। जो इनकी इच्छा थी, जो इनकी हॉबीज हैं, वो इनको शायद परसू नहीं करने दी है। और इस आजादी को जीने के लिए, क्योंकि उन्होंने गिव अप कर दिया कि मुझे रियलिटी में तो शायद आजादी कभी नहीं मिलेगी, तो उन्होंने क्या करा, शी रिजॉर्टेड टू टेपेस्ट्री, उन्होंने एम्ब्रॉयडरी करना शुरू किया एक पीस ऑफ क्लोथ पे, और उस एम्ब्रॉयडरी में उन्होंने टाइगर बनाए जो कि रिप्रेजेंट करते हैं उनकी आजादी को। उस मेक बिलीव वर्ल्ड में, इस इमेजिनरी वर्ल्ड में उन्होंने अपनी आजादी जी एक तरह से थ्रू दीज टाइगर्स। और एंड में आपको ये पॉइंट आउट किया गया है कि भाई ये जो टाइगर्स हैं ये आजाद हैं बिल्कुल, एज अपोज टू एंड जेनिफर जो कि इवन इन डेथ बंधी होंगी अपने मैरिटल बॉन्ड में। ये एक तरह से आपको बताया गया है। अब आप लोग मुझे प्लीज बताइए, आप लोग क्या मैसेज लेंगे इस पोम से, क्या सीखे आप इस पोम से, ठीक है। व्हाट इज इट दैट यू ड्रॉ आउट फ्रॉम दिस पोम, क्या मैसेज लिया आप लोगों ने इस पोम, जल्दी बताइए फटाफट से। बताइए प्लीज। थैंक यू सो मच। डाउट मैं लेता हूं अभी, डोंट वरी, डाउट अभी चेक करेंगे आप लोग। इससे पहले मुझे मैसेज बता दो। हाँ बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। रमनीत कौर ने पॉइंट आउट करा है जेंडर इक्वालिटी को, विच इज बिल्कुल वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, रिस्पेक्ट फॉर वुमेन होना चाहिए, डोंट ओप्रेस वुमेन, रिस्पेक्ट वुमेन, नेवर शादी मत करो, नहीं 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 नहीं, ये आप लोग गलत मैसेज ले रहे हो इस पोम से भाई। आई होप किसी राइटर ने एक ऐसी पोम भी लिखी होती जिसमें यह बताया गया होता कि शादी का मतलब व्हाट इट ब्रिंग्स, मैरिज के क्या फायदे होते हैं ये भी पता चलता आपको। ये तो वो केस है जहां पर एक गलत हस्बैंड मिल गया एक लेडी को और उसकी वजह से उसको ऑप्रेस फील करना पड़ा। बट अगर एक सही इंसान मिल जाए आपको तो क्या होगा, तब बहुत अच्छी होती है लाइफ, बहुत खूबसूरत होती है ना। Women rights, freedom for women. Do not oppress them. Give them equal chances. Give them opportunity. Women rights, responsibilities, freedom, women empowerment. ठीक है, आई एग्री। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट क्या मैसेज आप ड्रॉ आउट कर सकते हैं इस फॉर्म से, वो ये दैट women should be given, should be respect and freedom to pursue their passions. आफ्टर मैरिज, स्पेशली आफ्टर मैरिज। ये पोम तो आफ्टर मैरिज के बारे में ही बात करती है, इसलिए आफ्टर मैरिज लिख दिया। बट ये हमेशा ही होना चाहिए, वुमेन को आपको इक्वल राइट्स देने चाहिए। अगर आपके ऐसी सोसाइटी में जहां पर थोड़ा सा पुरुष प्रधान है, जहां पर मेल डोमिनेट करते हैं, ये है कई जगह दुनिया में भी, तो आपको अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि आप इक्वल राइट्स प्रोवाइड करें वुमेन को। आप उनको चांस दें कि वो अपने सपने पूरे कर पाए, ठीक है। उनको डोमिनेट ना करें, आप रिस्पेक्ट करें उनको, ठीक है। ये तो हर जगह होना चाहिए, रिस्पेक्ट। और आप में से शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो, मतलब आप लोग शायद मुझे सोच रहे होंगे कि यार एज अ मेल मैं ऐसा क्यों फेवर कर रहा हूं। तो आप लोग शायद ये भूल रहे हैं कि हम सब हैव ऑल कम फ्रॉम अ फीमेल। हम सब एक, हमारी माता जी है ना, उन्होंने जन्म दिया है हमको, शी इज ऑल्सो फीमेल। तो उनकी रिस्पेक्ट करना आपके लिए, अपनी माँ की रिस्पेक्ट करना कहां गलत है भाई, है ना। अपनी माँ की, अपने सिस्टर की, एनी वुमेन आउट देयर, रिस्पेक्ट देम। कई ऐसी भी हैं जो गलत होती हैं बहुत, और बहुत गलत तरीके से ट्रीट करती हैं मैन को, लीव देम, दे आर डिस्ग्रेस बाय देमसेल्व्स। वो अपने लिए ही गलत है, मतलब एक तरह से वो ना वो अपना भला करेंगी ना वो किसी और का भला करेंगी। उनको छोड़ दीजिए। उनको एक सेकंड के लिए अगर आप अपने व्यू से, अपने दिमाग से निकाल दोगे तो आप रियलाइज करोगे कि देयर आर सो मेनी वुमेन हमारी सोसाइटी में जिनको फ्रीडम की और रिस्पेक्ट देने की जरूरत है हमको, क्योंकि वी हैव ऑल कम फ्रॉम अ फीमेल। हम सब की माँ जो है ना, जिन्होंने हमको जन्म दिया, वो एक फीमेल है भाई।
उनको रिस्पेक्ट करना आपको सिखानी चाहिए, अपने घर में रिस्पेक्ट करना उनकी आपको खुद भी करना चाहिए। और ठीक है, समझें ये बात आप प्लीज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोगों को जन्म देने वाला, इस पूरी सृष्टि को आगे बढ़ाने वाला कौन है? दिस अ फीमेल, है ना। एक जन्म कौन देता है? फीमेल ही देती है ना भाई। तो वो जो सृष्टि को, पूरी नेचर को, क्रिएशन को भगवान की आगे बढ़ा रही हैं, उनको हम रिस्पेक्ट ना करें, ये गलत है ना। गिव देम देयर ड्यू, उनको उनका रिस्पेक्ट दीजिए, उनका ड्यू दीजिए, खुश रखिए उनको, राइट। आफ्टर मैरिज बोल रहा हूं मैं, आप लोग जब आप लोग शादी कर लो तो ऐसा जरूर करना। और अभी भी हैव दिस, मेक दिस हैबिट कि आप रिस्पेक्टफुल रहें, शिवैलरस रहें। मैंने एक टर्म यूज किया था यहां पर, शिवैलरी, जो कि एक जेंटलमैन की क्वालिटी होती है। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं, इफ यू आर अ मेल, तो आपके अंदर कोई और क्वालिटी हो या ना हो, वो शिवैलरी जरूर होना चाहिए। एंड बिलीव मी, इफ यू आर शिवैलरस ना, आप लोगों, मतलब आप लोगों को सामने से भी रिस्पेक्ट मिलेगी, आप लोग को फीमेल जो है वो भी एक्नॉलेज करेंगी, वो भी अच्छा मानेंगी। इट क्रिएट्स अ वेरी गुड इंप्रेशन इन माइंड्स ऑफ फीमेल्स। आप जहां पर जो फीमेल्स हैं वो इस बात को कंफर्म कर दो कि ऐसा इंसान जो कि अच्छा हो सब चीजों में, लेकिन वुमेन को रिस्पेक्ट ना करे, है ना। सब चीजें अच्छी हैं उसकी, बहुत अच्छा भी है देखने में, हैंडसम भी है, इंटेलिजेंट भी है, टैलेंटेड भी है, सब कुछ है, लेकिन वुमेन को रिस्पेक्ट नहीं करता, वो इंसान आपको कैसा लगता है? और एक ऐसा इंसान जो कि थोड़ा एवरेज है सब चीजों में, बट ही इज वेरी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स वुमेन, लेकिन वो वुमेन के लिए बहुत रिस्पेक्टफुल है, उस इंसान का आपके ऊपर क्या इंप्रेशन पड़ता है? मैं बड़ा श्योर हूं वैसे, क्लियरली, क्योंकि आई हैव सीन दिस, आई हैव एक्सपीरियंस दिस फर्स्ट हैंड माई सेल्फ, कि दोज पीपल हु आर शिवालरिक ना, वो रिस्पेक्टफुल एंड करेजियस, जो थोड़े करेजियस हों और ऑनरेबल हों, रिस्पेक्टफुल हो, स्पेशली वुमेन के लिए, जो कि एक जरूर की क्वालिटी लगती है मुझे मैन के अंदर, तो वो दे आर वेरी इंप्रेसिव टू वुमेन। वुमेन के लिए वो बहुत इंप्रेसिव लगते हैं, वुमेन के ऊपर एक बड़ा अच्छा इंप्रेशन छोड़ते हैं वो लोग। तो इफ फॉर नथिंग एल्स, फॉर दिस रीजन आप लोग शिवैलरस बनिए कम से कम, है ना। ओके, मूविंग ऑन, अब आगे चलते हैं। चलिए, कुछ एमसीक्यूज हैं, फटाफट से उनका आंसर दीजिए। व्हाट डू एंड जेनिफर टाइगर सिंबलाइज इन द पोएम? एंड जेनिफर के टाइगर जो हैं वो क्या सिंबलाइज करते हैं पोएम में, बताइए। थैंक यू, थैंक यू। आप सब लोग लगातार टीचर्स डे की विशेष मुझे दे रहे हो, थैंक यू सो मच। आप लोगों को भी सेम टू यू। ऑब्वियसली a man should be respectful towards women, of course, हाँ, that's a given, होना ही चाहिए। शिवैलरी इज डेड ऐसा बोल रहे हैं? नॉट रियली, आई थिंक, आई बिलीव कि है अभी भी। आई मीन ऑफ कोर्स काफी लोगों के अंदर नहीं होती है, बट देन अगेन काफी लोगों के अंदर होती है। मुझे लगता है मैं इसको एम्बॉडी करता हूं, मतलब मैं रखता हूं अपने अंदर ये गुण कि मैं हमेशा रिस्पेक्टफुल रहूं टुवर्ड्स वुमेन, इवन टुवर्ड्स दो जो थोड़ा सा कैलस हों, है ना। हम ऐसी एनवायरमेंट में जहां पर हमको बहुत सारे लोग मिलते हैं, अच्छे भी बुरे भी, बोथ फीमेल एंड मेल की बात कर रहा हूं, तो इवन ऐसे लोग भी जो टकराए हमसे, जो कि अच्छे ना हो, जो थोड़ा सा कैलस नेचर के हों, उनकी तरफ भी रिस्पेक्टफुल मुझे लगता है रहना चाहिए। सेम टू यू मीन्स, कोई बोल रहा है क्यों भाई, हम तो टीचर नहीं है। तो आपके लिए इसलिए बोला क्योंकि टीचर जो है ना कंप्लीट नहीं होता है स्टूडेंट के बिना। तो अगर टीचर्स डे मन रहा है तो वो स्टूडेंट्स डे एक तरह से मनेगा साथ में है ना। टीचर कहां होंगे अगर स्टूडेंट ना हो तो। ओके, करेक्ट आंसर क्या है बच्चा पार्टी? ऑप्शन बी, एंड जेनिफर सप्रेस्ड डिजायर्स फॉर फ्रीडम एंड स्ट्रेंथ। टाइगर जो है वो दिखाते हैं कि एंड जेनिफर की जो दबी हुई सप्रेस्ड डिजायर है ना, आजादी की और हिम्मत की, ताकत की, वो रिप्रेजेंट करते हैं ये। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, व्हाट डज द पोएम सजेस्ट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन एंड जेनिफर एंड हर हस्बैंड? इस पोएम को पढ़ के ऐसा क्या आपको लगता है कि आपको एंड जेनिफर और उनके हस्बैंड के रिलेशन के बारे में कुछ पता चलता है? अगर पता चलता है तो क्या पता चलता है बताइए। ऑप्शन 4 आपके सामने ये रहे। वुमेन बैन इन आवर लाइफ, हैप्पी टीचर्स डे। अरे यार ये कौन है? ठीक है, ठीक है। प्राची, आई जस्ट चेक द डाउट। मैं इसके तुरंत बाद, एमसीक्यूज करने के तुरंत बाद डाउट चेक करूंगा, फिर उसके बाद हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो डू नॉट वरी, चिंता ना करो आप लोग। मैं आई रिमेंबर कि मैं कई दफा भूल जाता हूं, आई नो दैट, बट आज नहीं भूलेंगे, चिंता ना करो। ओके, कैसी रिलेशनशिप? इट वॉज फुल ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन। उन दोनों के बीच में बहुत रिस्पेक्ट और प्यार, लाड़ लगाव था। इट वॉज मार्क्ड बाय इमोशनल फिजिकल ऑपरेशन, या उसमें फिजिकल और इमोशनल उत्पीड़न थी। इट वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय फाइनेंशियल डिपेंडेंस। इट वॉज अ टिपिकल मैरिज ऑफ दैट टाइम। करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा पार्टी ऑप्शन बी,
मार्क्ड बाय इमोशनल फिजिकल ऑपरेशन, ऐसा लगता है कि फिजिकली और मेंटली बहुत ऑपरेस किया है एंड जेनिफर के हस्बैंड ने उनको। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ द पोम? इस पोम का प्राइमरी थीम क्या है, किस चीज के ऊपर बेस्ड है पोम पूरी? मुस्कान विश्वकर्मा, पाप हो गया सर, कोई बात नहीं यार, इट्स ओके। ध्यान से पढ़ो ऑप्शंस को और फिर पिक करो, जल्दीबाजी में कभी नहीं करना चाहिए कुछ काम, तो डू नॉट बी इन अ हेस्ट, भागा दौड़ी मत करो, आराम से पिक करो आंसर। फिजिकली मेंशन नहीं किया गया, इट इज नॉट मेंशन फिजिकली। अच्छा, पोम में कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया गया, लेकिन उनका डर जो है ना, उसकी वजह से लगता है पॉसिबली कि हो सकता है कुछ फिजिकली भी उनको परेशान किया गया हो, मेंटली फियर, क्योंकि उनके अंदर डर है ना, इवन इन हर एब्सेंस फ्लटर कर रही है उनकी फिंगर, तो इस वजह से है ना, पॉसिबली, पॉसिबली बोला है ना। ओके, the celebration of art, the impact of societal expectations on women, the beauty of nature, the power dynamics and relationships. करेक्ट आंसर है बच्चा पार्टी ऑप्शन बी, इंपैक्ट ऑफ सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस ऑन वुमेन स्पेशली इन मैरिज। मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, सोसाइटी की क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं वुमेन से इन मैरिज या आफ्टर मैरिज, एक तरह से ये इस पोम का सेंट्रल थीम है। और क्या सोसाइटी का या मैरिज के ऑर्डियल्स होते हैं ऑन वुमेन, ये भी बताया गया है आपको मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट डज द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिंबलाइज? अंकल का वेडिंग बैंड का जो मैसिव वेट है ना, वो क्या सिंबलाइज करता है? बोला ना कि उसके जो हाथ पे एंड जेनिफर की रिंग है, वो एंगेजमेंट रिंग है, बहुत ही मैसिव वेट है उसका, ऐसा बोला गया। उसका क्या सिंबॉलिक मतलब है, क्या रिप्रेजेंट करता है वो? एंड जेनिफर्स फिजिकल वीकनेस, एंड जेनिफर की फिजिकल वीकनेस को दिखाता है क्या? द हैवी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन मैरिज, शादी में बहुत फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उनके बारे में बात की गई है। फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बात की गई है क्या? सी, द ऑप्रेसिव नेचर ऑफ एंड जेनिफर्स मैरिज, एंड जेनिफर की जो शादी है वो उसमें ऑप्रेसिव नेचर रहा है क्या? द वैल्यूज ऑफ वेडिंग बैंड। क्या? अब ये चार ऑप्शन है, इनमें से आप बेस्ट सेलेक्ट करिए, और साथ साथ ये भी सोचिएगा कि क्या रिप्रेजेंट करता है, सिंबलाइज क्या करता है, और भी इससे अलग कुछ पॉइंट हो सकता है क्या इसको लेके? ओके, करेक्ट आंसर क्या है बच्चा पार्टी? सिंपल, आप लोगों ने जवाब दे दिया है मुझे, ऑप्शन सी, ऑपरेसिव नेचर ऑफ एंड जेनिफर्स मैरिज। एंड जेनिफर की जो शादी की उत्पीड़ित, मतलब ऑपरेसिव मतलब उनको दबा कुचला के रखा गया, वो वाली नेचर। साथ साथ ये मैसिव वेट जो अंकल वेडिंग बैंड, इसको आप साथ साथ इससे भी रिलेट कर सकते हो, जो मैं लिख रहा हूं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैरिटल ऑब्लिगेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उनकी, ठीक है, उनकी जो मैरिटल ऑब्लिगेशन है ना, उनका जो बर्डन है, राइट, बर्डन ऑफ मैरिटल ऑब्लिगेशंस या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो भी मैसिव वेट ऑफ वेडिंग बैंड सिंबलाइज करता है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यहां पर, ठीक है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट, व्हाई डज एंड जेनिफर फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल? एंड जेनिफर एक आइवरी नीडल को भी क्यों सही से यूज नहीं कर पा रही? व्हाई इज दैट इट इज इवन हार्ड फॉर हर टू पुल एन आइवरी नीडल? क्यों? वाई 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 माई यंगर कजन इज शिवालरस, कोई ऐसा बोल रहा है। अच्छा, बहुत बढ़िया, आप खुद भी तो हो ना, अनलेस you're a male. Her husband had a soft heart but she can't realize it, ऐसा कोई बोल रहा है। हाउ डू यू नो अमन? जिसके बारे में आप नहीं जानते उसको जस्टिफाई नहीं करना चाहिए दोस्त, है ना। आई अंडरस्टैंड दैट यू हैव अ फीलिंग कि मेल्स भी रिस्पेक्टफुल होते हैं प्रोबेबली टुवर्ड्स वुमेन। जो ये इसमें दिखाया गया है पोम में, वो सब मेल्स के लिए अप्लाई नहीं होता, ये बात सही है। बट आप इस केस में कैसे जस्टिफाई कर पाओगे अनलेस आपको एग्जैक्टली पता हो कि एंड जेनिफर के हस्बैंड कैसे थे, है ना। ऐसा ना जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, जो अच्छा है उसको करो, जो नहीं है उसको मत करो। अपना ध्यान रखो, आप लोग खुद अपना ध्यान रखो, मतलब इस चीज में। ओके, बिकॉज शी इज फिजिकली वीक, बिकॉज शी इज डिस्ट्रैक्टेड बाय टाइगर्स, बिकॉज हर नेडल इज ब्रोकन, बिकॉज ऑफ द इमोशनल बर्डन शी कैरीज। क्यों? हाँ बिल्कुल, अपना जो इमोशनल बर्डन वो कैरी करती हैं अपनी मैरिटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, उसकी वजह से ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 85% ऑफ यू गॉट राइट। पिछले वर्ड में मैंने स्पेलिंग थोड़ी सी गलत कर दी थी, ये मैं इसको करेक्ट कर देता हूं, मैरिटल होगा, MARITAL, मैरिटल। ठीक है, आगे चलते हैं, चलिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एंड जेनिफर्स टेरिफाइड हैंड्स आफ्टर हर डेथ? एंड जेनिफर को बोला गया है ना कि टेरिफाइड हैंड्स हैं उनके आफ्टर डेथ, वो उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उससे क्या समझे आप?
दे इंडिकेट दैट शी वाज स्कैर्ड ऑफ डेथ, क्या इंडिकेट करते हैं कि वो डरती थी डेथ से। दे सिंबलाइज द एंड्योरिंग इफेक्ट्स ऑफ हर लाइफ स्ट्रगल्स, वो उसकी लाइफ में ऐसे स्ट्रगल्स थे जिनका इफेक्ट अभी तक है, एंड्योरिंग मतलब लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, जिनका असर आखिरी तक हो। तो क्या उनकी लाइफ में जो स्ट्रगल्स थे उनका इफेक्ट आखिरी तक था, इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं कि टेरिफाइड हैंड्स। या दे सजेस्ट शी डाइड व्हाइल क्रिएटिंग आर्ट, दे शो दैट शी फियर्ड द टाइगर शी क्रिएटेड। इंड्योरिंग इफेक्ट्स ऑफ हर लाइफ स्ट्रगल्स, उसका असर अभी तक है, जो उनके साथ ऑपरेशन हुआ, जो उनके साथ गलत बिहेवियर और डिफिकल्ट एक्सपीरियंस रहे, उसका एक्सपीरियंस, उसका जो असर है वो आखिरी तक रहेगा, टिल द टाइम शी डाइज, है ना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। आप में ज्यादातर लोग ने भी ये बोला, 92.8% ऑफ यू गॉट इट, व्हिच इज ग्रेट। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टोन ऑफ द पोएम। इस पोएम की टोन आप क्या बताएंगे, ध्यान से सोचना। पहला है जॉयफुल एंड ट्रायम्फेंट। जॉयफुल मतलब खुशी वाली है और जीत दिखाती है, ट्रायम्फेंट मतलब विक्ट्री, विक्टोरियस। सैड एंड रिग्रेटफुल, थोड़ी दुख और रिग्रेट करना, मतलब दुख, सैड मतलब दुखी होना, रिग्रेट मतलब पछतावा, तो दुख और पछतावे वाली है क्या। रिफ्लेक्टिव एंड एम्पैथेटिक, रिफ्लेक्टिव मतलब जिसमें जो भी हुआ है उसके बारे में सोचा जाए, गौर करा जाए कि कैसा हुआ, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। एंड एम्पैथेटिक मतलब दया भावना, एक तरह से सेंसिटिव इमोशन, कि आप दूसरे को समझें। सिंपैथी होती है दया भावना, एम्पैथी होती है एक ऐसा इमोशन जहां पर आप दूसरे को समझ पाए, जरूरी नहीं कि आप उसके लिए दया भावना रखें, बट समझ पाए। और थर्ड है एंग्री एंड रिबेलियस, गुस्से और रिबेलियस वाली। जरा सोच के बोलना आंसर, क्योंकि हो सकता है आप गलत आंसर को पिक कर ले, काफी क्लोज डिस्ट्रैक्टर्स हैं यहां पर, काफी क्लोज ऑप्शंस हैं, तो सोच के बोलिएगा। एंड जेनिफर खुद ये पोम लिखती शायद, मुझे लगता है, तो टोन होती सैड एंड रिग्रेटफुल, शायद वो जो भी हुआ उनके साथ उसको लेके थोड़ा सैड होती और पछतावा करती कि मैंने उसको सही टाइम पे क्यों करेक्ट नहीं करा, मैंने क्यों आजादी का बीड़ा अपने आप नहीं उठाया, मैंने क्यों रिबेल नहीं करा। हो सकता है ये होती, लेकिन क्योंकि ये पोम किसी और ने लिखी है एंड जेनिफर के एक्सपीरियंसेस को लेके, तो टोन रिफ्लेक्टिव और एम्पैथेटिक है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। इसलिए वो 50 एंड 45, काफी लोगों ने बी भी पिक किया, राइट। मैंने आपको आई होप समझा दिया है क्यों बी नहीं होगा इसका आंसर, राइट। ओके ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डू द टाइगर्स इन द पोएम कॉन्ट्रास्ट विद एंट जेनिफर। जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाय द वे, ये आया भी हुआ है बोर्ड में। और ये जो पोएम में टाइगर्स हैं वो एंट जेनिफर के साथ कैसे कॉन्ट्रास्ट करते हैं, यानी कि कैसे अपोजिट दिखते हैं एंट जेनिफर से, बताइए आंसर, सोच के पिक करिएगा आंसर। द टाइगर्स एंड स्ट्रॉन्ग एंड fearless while एंड जेनिफर इज ऑप्रेस्ड एंड fearful. द टाइगर्स आर वीक एंड सबमिसिव, सबमिसिव मतलब होता है दब्बू, while एंड जेनिफर इज स्ट्रॉन्ग एंड assertive. बोथ द टाइगर्स एंड जेनिफर एग्जिबिट सिमिलर ट्रेट्स ऑफ fearlessness, दोनों ही fearless हैं. एंड ऑप्शन डी, द टाइगर्स आर कंट्रोल्ड बाय एंड जेनिफर हु होल्ड्स पावर ओवर देम. सोच के बोलिएगा इसका आंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसका आंसर नहीं दे पाए, इसका मतलब आप पोम बिल्कुल नहीं समझे हो, क्योंकि ये सबसे बेसिक सवाल होगा इस पोम के बाद जो आप इजीली आंसर कर सकते हो। बताइए फटाफट से। ठीक है, इजी आई बिलीव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। टाइगर जो है वो बहुत स्ट्रांग और फियरलेस है, किसी से नहीं डरते और बहुत स्ट्रांग है, वाइल एंड जेनिफर जो है ऑप्रेस्ड है, उनको पीड़न महसूस करना पड़ा है और डरती है, वो बहुत फियरफुल है वो। ऑप्शन ए इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लेना, ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत, इस लेसन का थीम भी एक तरह से इसमें छिपा हुआ। ठीक है, फाइन, आई बिलीव ये क्लियर होगा। इसके बाद आप लोगों की क्या स्टैंडिंग्स है वो बताता हूं, फिर पोएटिक डिवाइसेस करते हैं। आकर्ष सहरावत, दिव्यांशी, आलिना फारूक, आंचल यादव, ऐश्वर्या, नसरीन अहमद, मनदीप कुमार, वैष्णवी झा एंड बैटमैन चौधरी। क्या बात है, मनशीन महानता, वेल डन। टॉप 10 को बहुत बहुत शाबाशी, बिकॉज दीज वर नॉट इजी क्वेश्चंस, पहले 3 को मिला के जो क्वेश्चंस थे, वेल डन, वेरी वेल डन। हाँ अच्छा, आलोक शर्मा, आपकी बात का मतलब मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। रिस्पेक्ट वुमेन वेरी मच बट आई एम नॉट शिवालरस बिकॉज आई डोंट लाइक इट। मतलब इफ यू रिस्पेक्ट वुमेन नेचुरली यू आर शिवालरस ना। शिवालरी का मतलब ये होता है कि आप करेजियस हैं और आप साथ साथ रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स वुमेन है, बस यही होता है इसका मतलब। तो आप अगर रिस्पेक्ट करते हैं उनको तो यू आर नेचुरली शिवालरस, है ना। मूविंग ऑन, ये करते हैं फटाफट से पोएटिक डिवाइसेस। तो पोएटिक डिवाइसेस में मैं कुछ पोर्शंस हाईलाइट कर रहा हूं, आपको बताना है कि उनमें कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है।
ठीक है, तो सबसे पहला ये यहां पर कौन सा पोएटिक डिवाइस देखते हैं आप, थोड़ा सा मैं लाइन इसकी जो है ना थिक है उसको कम कर लेता हूं, चलो यहां पर कौन सा पोएटिक डिवाइस दिखता है आपको इसमें, बताओ जल्दी से, फटाफट से बताओ बच्चा पार्टी, कम ऑन, बहुत जल्दी जल्दी रिस्पॉन्सेस चाहिए मुझे। जल्दी 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 फटाफट से बताओ भाई, हाँ मिल गया जवाब मुझे, विच इज ग्रेट, बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, सो ये तो मिल गया आप लोग को। अच्छा मेटाफर, बिल्कुल सही, परफेक्ट, है ना, मेटाफर कहां लिखूं, यहीं लिख देता हूं, ये यहां लिख देता हूं, मेटाफर है ये। क्यों है भाई मेटाफर, जस्टिफाई कर दो एक बारी, रीजन तो दो, मेटाफर क्यों है वैसे। मेटाफर इसलिए है सिंपली क्योंकि ब्राइट टोपाज डेनिजन्स, टाइगर को जो कलर है उसका येलो, उसको टोपाज ही बोल दिया है, एक चीज को दूसरी चीज बोल देते हैं, इनडायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि टोपाज येलो होता है और टाइगर का येलो कलर होता है, इसलिए इनको बोल दिया है, ठीक है, ओके। दूसरा पोर्शन नेक्स्ट, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला यहां पर दे और यहां पर दे, दोनों लाइंस की स्टार्टिंग में दे आ रहा है ना, ये जो दोनों दे हैं यहां पर कौन सा यूज हुआ है पोएटिक डिवाइसेस, बताओ कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी, कम ऑन, फटाफट से बताओ बच्चा पार्टी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, बताइए 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 बताइए। हाँ नहीं, रिपीटिशन नहीं है भाई, अच्छा देखो, दे और दे स्टार्टिंग में रिपीट हो रहा है, जब भी किसी लाइन की स्टार्टिंग में कोई वर्ड रिपीट हो, जैसे यहां पर भी दे और इस लाइन की स्टार्टिंग में और इस लाइन की स्टार्टिंग में भी, तो रिपीटिशन का एक स्पेशल टाइप होता है, वो क्या होता है, उसको आप बोलते हैं एनाफोरा, एनाफोरा बोला जाता है भाई इसको, है ना। अगर आप लोग को कोई डाउट हो पोएटिक डिवाइसेस में, तो एक डेडिकेटेड क्लास हम लोगों ने करी है पोएटिक डिवाइसेस की, उसको कर लीजिएगा, आपका डाउट खत्म हो जाएगा, उसमें सारे पोएटिक डिवाइस समझाए हैं मैंने, ठीक है। नेक्स्ट बताओ अब, नेक्स्ट, जेनिफर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल फाइंड इवन द, ओके, इसी में अगर बोलूं तो प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, स्लीक शिवालरिक सर्टेनिटी, ओके, हाँ इसमें बताओ, ये यहां पर बताओ, ये रहा क्लियरली, दूसरा कलर हाईलाइट कर देता हूं, हार्ड टू पुल द मैसिव, इन दोनों लाइंस में भी पिक करना है, इसके बाद कुछ है क्या, और उसके बाद व्हेन आर टेरिफाइड हैंड्स, ये बताना आप लोग, और ringed with ordeal she was mastered by the tigers in the panel that she made will go on practicing prancing proud, यहां पर भी एक बताना, बताइए चलो, फिंगर्स फ्लटरिंग, बहुत बढ़िया, दोनों में फ साउंड रिपीटेड है, यहां पर भी फ, यहां पर भी फ साउंड है ना, तो एलिट्रेशन, जब दो कंसेक्यूटिव वर्ड्स में या दो से ज्यादा कंसेक्यूटिव वर्ड्स में कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा हो स्टार्टिंग में, तो एलिट्रेशन होता है, एलिट्रेशन, है ना, एलिट्रेशन है, बहुत बढ़िया। इसका बताओ, क्या इसमें आप ढूंढ सकते हो कुछ, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग, या इसको और स्पेसिफिक कर दूं थोड़ा सा, अरे यार फिर ये हट जाएगा ना, ओहो, रुको और स्पेसिफिक कर देता हूं थोड़ा सा, ये वाला, एक तो फिंगर्स फ्लटरिंग में मैंने अभी आप लोगों को बताया क्या, एलिट्रेशन है ना, और इसमें ये जो लाइन है ये वाली, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, इसमें क्या आप बता सकते हो कौन सा पोएटिक डिवाइस है, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। अच्छा फिंगर्स फ्लटरिंग, अच्छा चलो अगले वाले में कह रहे हो क्या तुम, इसमें पूछ रहे थे, अच्छा ठीक है इसमें बता रहे हो, ओके, मैसिव वेट्स ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, इसमें क्या है भाई, हाँ बहुत बढ़िया, हाइपरबली है। हाइपरबली क्या होता है, जब भी आप किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ा के बोल दो तो हाइपरबली होता है, एग्जैजरेशन एक तरह से, तो यहां पर अंकल्स वेडिंग बैंड जो है ना,
एंगेजमेंट रिंग, उसका मैसिव वेट बोला है, बहुत ही ज्यादा वजन बोला है, थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोल दिया इस बात को, एक्चुअली में थोड़ी बहुत ज्यादा वजन होता है उसमें, है ना। सिट्स हेविली। अब यहां पर ये जो दो वर्ड्स हैं, इनके लिए मैं अगर पूछूं, ध्यान से सोचा जाए, आप लोगों ने कुछ ने आंसर दे भी दिया है। मैसिव वेट, अंकल के वेडिंग बैंड का जो मैसिव वेट है वो हेविली सिट करता है। सिट, सिट जो वर्ड है उससे आप लोग पिक कर सकते हैं कुछ। क्या पिक करोगे भाई? सिट्स। वेडिंग बैंड सिट करता है, वेडिंग बैंड थोड़ी सिट करता है, ह्यूमन सिट करते हैं, यानी कि वेडिंग बैंड को एक ह्यूमन क्वालिटी दी हुई है, देयरफॉर यहां पर पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा, है ना, पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये जो है यहां पर टेरिफाइड हैंड्स। ओहो, ये टेरिफाइड हैंड्स, टेरिफाइड हैंड्स में बताओ फटाफट से कौन सा है? When aunt is dead, her terrified hands will lie still ringed with ordeal she was mastered by. The tiger in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid. बताओ बताओ, सोच के बताओ, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है टेरिफाइड हैंड्स का। Aunt is dead, her terrified hands. ओके, सिंबॉलिज्म, हाँ, एक बच्चे ने सही जवाब दिया है। करेक्ट आंसर है साइनेक्डॉकी। साइनेक्डॉकी क्यों है भाई? साइनेक्डॉकी कब होता है? जब एक छोटा सा पोर्शन पूरे होल को रिप्रेजेंट करे। यहां पर जो इसके हाथ हैं एंट जेनिफर के, हैंड्स, क्या वो रिप्रेजेंट नहीं करते पूरी एंट जेनिफर को? हैंड्स थोड़ी टेरिफाइड है, सिर्फ पूरी एंट जेनिफर, पूरा होल पर्सन एंट जेनिफर का वॉज टेरिफाइड। देयरफॉर आप यहां पर जो हैंड्स हैं उनके पूरे बीइंग को, पूरे पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए साइनेक्डॉकी अप्रोप्रिएट है। इसके साथ साथ और कुछ भी है क्या? ये वाला यहां पर ही बता दो, चलो एक ये वाला, ये तो बिल्कुल ही सिंपल है आई थिंक, है ना, ये तो बहुत सिंपल है। बताओ बताओ बताओ, फटाफट से बताओ। बताओ फटाफट से बताओ बच्चा पार्टी। बताओ बताओ बताओ, फटाफट से बताओ, कमान 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 कमान। हाँ, मिल गया जवाब, ठीक है। एलिट्रेशन है यहां पर भी, है ना, एलिट्रेशन है फिर से यहां, और बहुत सारे भी हैं, बट उससे अलग जो मेजर है एक और बताता हूं आप लोग को, स्पेशली ये एंड जेनिफर्स की फिंगर्स फ्लटर कर रही हैं थ्रू हर वूल। तो क्या आप इस फिंगर को फ्लटर करते हुए जब उनकी फिंगर्स कांप रही है, इमेजिन कर पा रहे हो? इमेजिन कर पा रहे हो अपने दिमाग में? इमेज बन पा रही है आपके इसकी, इस चीज की? अगर हाँ, तो यहां पर कौन सा पोएटिक डिवाइस होगा उस हिसाब से कि यहां पर आप एक मेंटल इमेज बना पा रहे हो? हाँ, कोई पोएटिक राइम स्कीम पूछ रहा है, वो अगली स्लाइड में बताता हूं। क्या आप इमेजिन कर पा रहे हो इसको अपने दिमाग में? उनके हाथ फ्लटर कर रहे हैं, या जब वो लेटी हुई हैं डेड, वो जो इमेजेस मैंने दिखाई, तो कौन सा है उसके हिसाब से? बहुत बढ़िया, इमेजरी। इमेजरी भी है यहां पर एक प्रोमिनेंट डिवाइस, पोएटिक डिवाइस, जो कि यूजुअली हर एक पोम में होता है। क्या जब भी आप अलग अलग पोर्शंस आपने पोम के पढ़े, क्या आप दिमाग में इमेजिन कर पाए उन सीन्स को? अगर हां, एक मेंटल इमेज उनकी बना पाए, तो इमेजरी यूज हुआ है। ठीक है, क्लियर है? आई होप, बिल्कुल कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। ओके, इस एक लाइन के एंड में कोई पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं हुआ है, यहां पर कोई भी पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं हुआ है। यहां पर क्या बोलेंगे उसको? द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड फिर, ये शी मेड के बाद कोई भी पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं हुआ है ना। तो क्या है यहां पर? यहां पर बताओ फटाफट से। हैप्पी टीचर्स डे अनुराग, थैंक यू महक राणा, थैंक यू सो मच। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। यहां पर बताओ फटाफट से, लास्ट है, इसके बाद आगे बढ़ता हूं। एंजाम्बमेंट, बहुत बढ़िया। अगर कोई भी पंक्चुएशन मार्क यूज ना हो किसी लाइन के एंड में और वो नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू हो जाए, तो एंजाम्बमेंट होता है, सिंपल, बिल्कुल। ठीक है, तो ये सारे हो गए हैं पोएटिक डिवाइसेस आप लोगों के। अब मुझे फटाफट से एक बार इसकी राइम स्कीम बता दो, क्या राइम स्कीम है इस पोम की, जो कि आप पहले स्टैंजा को ले लेते हैं। चलो, है ये वर्ड, ये वर्ड, ये वर्ड देख लो, फिर ये वर्ड देख लो, फिर ये वर्ड, एक मिनट, ओहो, फिर ये वर्ड देख लो, और फिर ये वर्ड देख लो, और बताओ मुझे जल्दी से। देखो, स्क्रीन के लिए क्या मैं ए लिख सकता हूं? आप लोगों ने सही जवाब दे दिया, आई कैन सी कि आप लोगों ने जवाब दे दिया है इसका मुझे।
वंडरफुल। स्क्रीन के लिए लिख दूं ग्रीन, क्या स्क्रीन और ग्रीन की आवाज एक जैसी है? हाँ, तो ए हो जाएगा इसके लिए भी। अब ट्री, इसके लिए क्या लिखूं? बी। स्क्रीन ग्रीन ट्री, ट्री तो स्क्रीन और ग्रीन की तरह साउंड नहीं कर रहा इसलिए बी लिख दिया, और सर्टेनिटी बी बी। ठीक है, ए ए बी बी, ये राइम स्कीम है, ये राइम स्कीम हो गई। ठीक है, तो ये राइम स्कीम है इस पोम की। क्लियर है आई होप, बिल्कुल। एनसीईआरटी क्वेश्चंस का जवाब दीजिए बारी बारी से फटाफट से, बहुत इजी में, ज्यादातर हम लोगों ने एमसीक्यूज की फॉर्म में डिस्कस कर लिया, लेकिन फिर भी फटाफट से एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डू डेनिजन्स एंड शिवालरिक ऐड टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइगर्स एटीट्यूड्स? ये दो वर्ड्स हमारी अंडरस्टैंडिंग के बारे के, टाइगर के एटीट्यूड के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को कैसे हेल्प करते हैं? हम कैसे, मतलब क्या क्या सिग्निफिकेंस इन दोनों वर्ड्स का, ये समझा दो एक तरह से मुझे, बस जल्दी से बता दो फटाफट से। हाँ, क्विक। दे आर ब्रेव एंड एलिगेंट, ठीक है, बढ़िया। दे साउंड लाइक ग्रीन, ओके, ट्री साउंड लाइक ग्रीन, ठीक है, बिल्कुल सही। ट्री नहीं, ट्री के एंड में ई की आवाज आ रही है, ग्रीन में बीच में आ रही है वो आवाज, तो दोनों सेम थोड़ी है भाई। ओके, डेनिजन्स एंड शिवालरिक, बेसिकली डेनिजन्स का मतलब होता है रेजिडेंट और शिवालरिक मतलब होता है गैलेंट, बहादुर एंड रिस्पेक्टफुल। तो दोनों ही एक क्वालिटीज हैं टाइगर की बेसिकली, और ये दोनों एटीट्यूड्स क्योंकि टाइगर्स के होते हैं इसलिए हमको अच्छे समझ में आता है कि जो फ्रीडम उसको चाहिए एंड जेनिफर को, इट रेफर्स टू बोथ दीज थिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट, वाई डू यू थिंक एंड जेनिफर्स हैंड्स आर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल इन द सेकंड स्टैंजा? ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, फटाफट से बताइए, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई इज शी फाइंडिंग द नीडल सो हार्ड टू पुल? आपको क्या लगता है कि एंड जेनिफर का हाथ जो है या फिंगर जो है फ्लटर कर रही है थ्रू हर वूल इन सेकंड स्टैंजा, क्यों? टाइगर्स आर नोन फॉर देयर स्ट्रेंथ, ठीक है, रिस्पेक्टफुल एंड करेजियस, ठीक है। टाइगर्स के केसेस में जब आप करेंगे ना डिस्क्राइब शिवालरिक को, तो आपको गैलेंट बहादुर बोलना पड़ेगा, ब्रेव बोलना पड़ेगा, करेजियस बोलना पड़ेगा, एक तरह से ब्रेव एंड फियरलेस। बहुत बढ़िया, ये भी बिल्कुल सही बात है। क्यों? वाई वाई आर हर हैंड्स फ्लटरिंग, या उनकी फिंगर्स क्यों फ्लटर कर रही हैं? बिकॉज शी इज फेयरफुल, शी हैज बिकम वेरी वीक, ऐसा बोल रहे हैं, ब्रेव एंड बर्डन्स ऑफ द मैरिज, ठीक है, ओके। तो आप लोग ऐसा बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ हर मैरिटल ऑब्लिगेशंस, क्योंकि दूसरे स्टैंजा में तो आपको इतना ही बताया गया है दैट पॉसिबली बिकॉज ऑफ हर मैरिटल ऑब्लिगेशंस एंड हर मैरिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी शी फील्स वेरी बर्डनड इमोशनली, वो इमोशनली बहुत बर्डनड महसूस करती हैं, या शी हैज बीन ऑप्रेस्ड इन हर मैरिटल लाइफ, ये भी आप बोल सकते हो। देयरफॉर इट लुक्स लाइक हर हैंड्स आर फ्लटरिंग आउट ऑफ फियर, डर की वजह से उसके हैंड्स फ्लटर कर रहे हैं, ठीक है, फियर ऑफ हर हस्बैंड में भी। And why is she finding it hard to pull? Same reason. क्यों? Why is she finding it hard to pull? Because she is probably become emotionally very weak. Fearful है वो, बहुत डर रही हैं। What is suggested by image? Massive weight of uncle's wedding band. इस इमेज से क्या सजेस्ट करते हैं? बेसिकली आपसे इसका मतलब ही पूछ लिया है, एक तरह से सिंबॉलिक मतलब पूछ लिया है इसका, बताओ इससे क्या मतलब है भाई? मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड जो है, इससे क्या मतलब है, क्या सजेस्टेड है इस इमेज से? What does the poet want to suggest through this image? वही जो हम लोगों ने भी डिस्कस करा, मैरिटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस या बर्डन ऑफ मैरिटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैसिव वेट मतलब वजन, तो इसको आप मान सकते हो बर्डन ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। वेडिंग बैंड आप रेफर कर सकते हो फॉर मैरिटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैरिटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो इन शॉर्ट इसका मतलब आप, या इसका जो मेटाफोरिकल मतलब है, सिंबॉलिक मतलब, वो क्या है कि वो बर्डन महसूस करती है अपनी मैरिटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बहुत ज्यादा, ठीक है। ऑफ व्हाट और हु, ऑफ हुम इज एंड जेनिफर टेरिफाइड विद इन द थर्ड स्टैंजा? किससे टेरिफाइड है एंड जेनिफर, किस चीज से या किस इंसान से एंड जेनिफर बहुत डरी हुई है थर्ड स्टैंजा के अंदर, है ना। हर टेरिफाइड हैंड स्टिल लाई स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डिल्स, ऐसा बोला गया है। तो टेरिफाइड जो है वो किस चीज से है या किस इंसान से है? बताओ जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी, कमान। पॉसिबली बिकॉज ऑफ हर हस्बैंड, या पॉसिबली ऑफ हर हस्बैंड, ऐसा दिखाया नहीं गया क्लियरली कहीं किससे, बट इट लुक्स लाइक अपेरेंटली इट फील्स या सीमिंगली इट फील्स दैट शी इज अफ्रेड और फियरफुल ऑफ हर हस्बैंड, है ना। नेक्स्ट, what are the ordeals Aunt Jennifer is surrounded by, and why is it significant that the poet uses the word ringed?
व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड रिंग्ड इन द पोएम? ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, बताइए बताइए बताइए, बारी बारी से बताइए। ऑर्डिल्स जो है एंड जेनिफर, किस किस ऑर्डिल से सराउंडेड है, क्या लगता है आपको? जल्दी बताओ बच्चा पार्टी, कम ऑन। आप देखो ये क्लियरली मेंशन तो है नहीं पोएम के अंदर, राइट? तो आप ये ऐसा लिख सकते हो दैट इट हैज नॉट बीन क्लियरली मेंशन्ड इन द पोएम दैट व्हाट हर ऑर्डियल्स आर। हाउएवर वी कैन ऑलवेज कंक्लूड रीडिंग द पोएम दैट the ordeals or the difficult situations of her life are because of her marital responsibilities. Yeah, she has been, it looks like that she has been oppressed in her marriage, है ना? उसको उसकी शादी या उसका जो मैरिटल बॉन्ड है उसके अंदर एंड जेनिफर को बहुत ऑप्रेस किया गया है, उसको बहुत अत्याचार किया गया है, उस पर ऐसा लगता है रीडिंग द लाइंस। व्हाई इज इट सिग्निफिकेंट दैट पोएट यूजेस द वर्ड रिंग्ड? ऐसा ये सिग्निफिकेंट क्यों है कि पोएट ये वर्ड यूज करता है? ये इसका आंसर जानना है मुझे, आप लोगों से बताइए। व्हाई इज इट सिग्निफिकेंट दैट द पोएट यूजेस द वर्ड रिंग्ड? रिंग्ड क्यों यूज किया गया है? तो दो पॉसिबल मीनिंग कन्वे करता है वो। सोसाइटल ऑपरेशन भी वैलिड है, ठीक है। हाँ, रिंग्ड क्यों यूज किया गया? रिंग्ड विद ऑर्डिल्स ऐसा बोला है ना, तो रिंग्ड कन्वेज द आइडिया। दो मीनिंग है, एक तो ये दैट शी इज, वो एक तो रिंग पहनती है वो ऐसा मान लो, और दूसरा जो मेजर आइडिया जिसकी वजह से वर्ड यूज किया गया है वो दिखाने के लिए दैट शी इज बीन सराउंडेड, या रिंग्ड मतलब होता है सराउंडेड, दैट शी इज सराउंडेड बाय ऑर्डिल्स, डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस से सराउंडेड थी वो थ्रू आउट हर लाइफ, है ना? तो इन अ वे बॉन्डेड वाला, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग, बॉन्डेड या सराउंडेड वाला आइडिया है। हाँ, तो इट कन्वेज द आइडिया ऑफ बॉन्डेड और सराउंडेड। ठीक है, इट कन्वेज द आइडिया ऑफ बॉन्डेड या सराउंडेड बाय मैरिटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ऑर्डिल्स, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है, स्लेव की लाइफ एक तरह से, बिल्कुल सही बात है। तो उसकी जो मैरिड लाइफ में जो सिचुएशंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको देख के ऐसा लग रहा है दैट शी वाज कंट्रोल्ड बाय हर हस्बैंड, और इसीलिए ये वर्ड यूज किया गया दैट शी वाज सराउंडेड बाय मैरिटल, शी वाज सराउंडेड बाय ऑर्डिल्स टू कन्वे द आइडिया दैट शी वाज बॉन्डेड, एक तरह से गुलाम थी वो, ऐसा लगता है, स्लेवरी दिखाने के लिए। व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड रिंग्ड इन द पोएम? इस पोएम के अंदर रिंग्ड के क्या वर्ड्स हैं? मीनिंग है तो दो मीनिंग्स हैं, आप बता देंगे। एक तो बॉन्डेड वाला, सराउंडेड वाला जो है, और दूसरा जो रिंग पहनने वाला जो होता है, टू वेयर अ रिंग, ये भी एक मीनिंग आप कन्वे कर सकते हैं। ठीक है, फाइन फाइन फाइन। Next, why do you think Aunt Jennifer created animals that are so different from her own character? What might the poet be suggesting through this difference? ये वाला भी बताओ फटाफट से। एंड जेनिफर ने ऐसे एनिमल्स क्यों क्रिएट किए जो कि उसके अपने कैरेक्टर से बहुत अलग हैं? वाई? सोचो इसका आंसर है, ये अच्छा क्वेश्चन है वैसे। स्लेवरी एंड शी वाज कंट्रोल्ड बाय हस्बैंड, ठीक है आंचल सर, राना रैप अप करिए। अच्छा, रैप अप कर रहा हूं बस, वी आर ऑलमोस्ट रैपिंग इट अप, है ना? लास्ट 3 क्वेश्चन हैं एनीवे। फटाफट से बताइए भाई, फटाफट से बताइए, फटाफट से, फटाफट से बताइए प्लीज। डिजायर टू बी लाइक दम, हाँ बहुत बढ़िया। तो देखिए द थिंग इज दैट इन हर रियल लाइफ शी कुड नॉट, शी वॉज नॉट फ्री, या शी वॉज कंस्ट्रेन्ड, बहुत ही ज्यादा बंधी हुई थी, एक तरह से स्लेव की तरह, एक बॉन्डेड थी वो, गुलाम की तरह। So in order to free herself, या in order to experience freedom, she embroidered, she made a tapestry जिसमें उसने कुछ टाइगर्स बनाए, और वो टाइगर्स रिप्रेजेंट जो घूमते हैं फ्रीली, वो उसकी डिजायर है। तो so in a way to live her desire, in a way to experience या feel her desire, she made those characters which are so different from her own. जो अब कैसे अलग है? She is very fearful whereas these tigers are fearless. She is bonded whereas these tigers are free to move, है ना? तो therefore she made these tigers so that she could experience that freedom, she could experience या follow her desire in her make believe world, in her imaginative world. ठीक है, करेक्ट बात है। नेक्स्ट है, इंटरप्रेट द सिंबल्स फाउंड इन दिस पोएम। इस पोएम में कौन कौन से सिंबल्स हैं? अच्छा क्वेश्चन है, और इसका आंसर आप मुझे होमवर्क की तरफ पे दीजिएगा जरूर।
ठीक है, अभी बता दीजिए, बट कौन कौन से सिंबल्स हैं इस पोम के अंदर, उनका बारे में आपको डिस्कस करना है। इसमें कौन कौन से सिंबल्स हैं और क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जल्दी बताओ फटाफट से। टेरिफाइड हैंड्स, मैसिव वेट ऑफ मैरिज बॉन्ड, सॉरी मैरिज बैंड, और भी कुछ है, इनका मतलब भी आप लोगों को क्लियर होगा ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हैप्पी टीचर्स डे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, और भी तो बताओ ना। टाइगर्स भी तो सिंबल ही है ना भाई, टाइगर भी तो सिंबल है ना, टाइगर भी तो बोलो, टाइगर छोड़ दिया आप लोगों ने। टाइगर उसकी आजादी के सिंबल हैं, एंड जेनिफर की जो आजादी है ना, जो उनको नहीं मिल पा रही, वो उसके सिंबल ही तो है टाइगर। टाइगर इसलिए तो बनाया उन्होंने कि वो आजादी महसूस करना चाहती है उन टाइगर से। और कुछ, रिंग बिल्कुल सही बात है, फ्लैटरिंग हैंड्स भी सही बात है, और कुछ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वर्क्स, ठीक है, कवर कर दिया आपने सारे। डू यू सिंपैथाइज विद एंड जेनिफर, व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ स्पीकर टुवर्ड्स एंड जेनिफर, एंड जेनिफर से क्या आप सिंपैथाइज करते हैं, और एटीट्यूड क्या है स्पीकर का टुवर्ड्स एंड जेनिफर इन जनरल। यस डेफिनेटली, आप लोग जैसे पढ़ते हैं उनके बारे में एकदम से आपको लगता है कि ये डिजर्व नहीं करता है कोई भी। शादी का मतलब ये थोड़ी कि आजादी छीन ली जाए किसी की। तो अगर किसी की आजादी छीन रही है, या वो जो मतलब उनको डर लग रहा है टेपेस्ट्री एक एम्ब्रॉयडरी बनाने में भी, सोचो ना, ऐसा थोड़ी होता है। आजादी छिन नहीं जाती है, अपनी हॉबीज आप परसू कर पाते हो शादी के बाद। ये ऐसा होना चाहिए, कम से कम इतना तो होना चाहिए कि आप ये कर रहे हो, कुछ गलत कर रहा है कोई तो डरना चाहिए। बट डेफिनेटली दिस अराइजेस सिंपैथी बिकॉज शी इज फेयरफुल इन इवन इन डूइंग द मोस्ट बेसिक थिंग्स। सबसे बेसिक चीजें करने में भी बहुत डर रही है, तो इसलिए इट डेफिनेटली अराइजेस सिंपैथी, है ना। और ऐसा नहीं होना चाहिए। एटीट्यूड क्या है स्पीकर का, तो शी इज ऑल्सो सिंपैथेटिक इन अ वे, एम्पैथेटिक आप बोल दो, मोर अप्रोप्रिएट एम्पैथेटिक। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आइवरी निडल क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आइवरी निडल रिप्रेजेंट करता है सबसे बेसिक चीजें, मतलब ऐसी चीजें जो कि बिल्कुल हार्ड नहीं होनी चाहिए करनी, लेकिन वो भी मुश्किल पड़ रहा है उनको, राइट। तो वो सिंबॉलिक है उनका। इसके साथ होता है ये खत्म टॉपिक। मैं आप लोग की क्लास को देता हूं यहीं विराम। मैंने सारे डिफिकल्ट वर्ड्स, क्वेश्चन आंसर्स, वो सब ऐड कर दिए। एक बार आप लोगों के डाउट्स मैं देख लेता हूं कॉमन क्या है। आपने इंडिगो चैप्टर कहां पढ़ने को, मैंने कहा इंडिगो चैप्टर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। आर्टिकल पॉपुलर देखते हैं, चलिए क्या है, डाउट्स है नहीं पॉपुलर कोई। अच्छा, आर्टिकल सेशन रिपीट प्लीज, क्यों, आर्टिकल सेशन तो हो गया भाई। सिनोनिमस मीनिंग, सिनोनिम्स का मतलब होता है सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड। ये तो आप बहुत ही बेसिक बात पूछो दोस्त। मीनिंग ऑफ प्लाइट ऑफ वुमेन, वुमेन की प्लाइट, प्लाइट मतलब होता है दुर्दशा। तो वुमेन की जो दुर्दशा हो रही है इन पेट्रियार्कल सोसाइटी, उसको हाईलाइट करती है पोम। वेयर इज चैप्टर इन दिस बुक सर, ये चैप्टर कहां पर है, तो ये चैप्टर आपको पोम की फॉर्म में मिलेगा अपनी फ्लेमिंगो बुक में। प्लाइट मतलब दुर्दशा, प्लाइट मतलब दुर्दशा। रेसिपिएंट मींस, एंड व्हाट इज रेसिपिएंट, अरे रेसिपिएंट मतलब जो रिसीवर होता है। जैसे मैं किसी को कॉल करूं तो मेरी कॉल का रेसिपिएंट कौन होगा, जो मेरी कॉल रिसीव करेगा। डेनिजेंस, डेनिजेंस मतलब होता है रेजिडेंट, जो कहीं रहे। तो जैसे मैं डेनिजन हूं दिल्ली का, डेनिजन मतलब रेजिडेंट। ओ, शिवैलरी मतलब होता है बच्चे द क्वालिटी ऑफ बीइंग रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स वुमेन एंड करेजियस, बहादुर और वुमेन की तरफ रिस्पेक्टफुल होने की क्वालिटी को शिवैलरी बोला जाता है। जेनिफर मीन्स एंड फियर मीन्स एंड सर अक्रॉस मीन्स, क्या लिख दिया भाई तुमने। जेनिफर नाम है किसी का, फियर मतलब डर, अक्रॉस मतलब पार। स्टैंजा 1 नॉट क्लियर, स्टैंजा 1 एक बार दोबारा देख लेना, क्योंकि मुझे लगता है अच्छे समझाया वो मैंने अच्छे से। स्लीक मतलब होता है एलिगेंट, ग्रेसफुल, जो देखने में बहुत अच्छा लगे, आपको अच्छा लगे बिल्कुल देखने में जो। हु ट्राइड, पता नहीं, ठीक है। मीनिंग ऑफ पेस, पेस मतलब चलना। टस्क मतलब हाथी के लंबे वाले दांत, ठीक है, क्लियर होगा आई होप ये। इसके साथ करते हैं हम इस क्लास को रैप अप। मिलते हैं अगली क्लास में विद द न्यू टॉपिक दैट इज इंडिगो। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू सो मच। याद रखिए इस टॉपिक से आपको बहुत जरूरी सीख मिलती है, दैट यू हैव टू रिस्पेक्ट द वुमेन। आप आपके चारों तरफ जो भी वुमेन है उनको रिस्पेक्ट करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एज अ होल अपनी सोसाइटी को इंप्रूव करते हैं। एज अ होल कल्चर जो बनाते हैं ना अपनी सोसाइटी का, अपने घर का, अपने दोस्तों का, वो इंप्रूव करते हैं, और वो आपको ही फायदा देगा। आपकी बहन, आपकी मम्मी, आपके दोस्त, उनकी रिस्पेक्ट होगी फिर, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं चलिए अगली क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, सी यू सून, हैव अ गुड इवनिंग अहेड, बाय बाय।